हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? अगर मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन आपको विजिबल है तो प्लीज रिप्लाई करिएगा। चलो, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सब लोग आ गए हैं, आवाज भी आ रही है, स्क्रीन भी दिख रही है। चलो, वेरी गुड। चलो फिर स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो आज कौन से टॉपिक हम लोग कवर करने जा रहे हैं, तो इसकी हम लोग बात करेंगे। तो एक ग्लेशियर जो है गाइस, ये एक्चुअली थोड़ा सा पिघल रहा है, पिघल नहीं रहा है, मतलब इन द सेंस की मतलब थोड़ा सा सरक रहा है। तो इसको लेकर हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे। एक आइलैंड हम लोग को एविया देखने को मिलता है, इसके बारे में हम लोग थोड़ी सी बात करने वाले हैं। एक टर्म है एटलांटिक मेरीडायोनल ओवर ओवरटर्निंग सर्कुलेशन, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं कि ये फलाना चीज क्या है, एएमओसी। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन और दूसरी इंटरनेशनल एफर्ट्स किस प्रकार के हमें देखने को मिलते हैं चाइल्ड मैरिजेस को खत्म करने के लिए। तो चाइल्ड मैरिजेस का एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम लोग देखेंगे आज के लेक्चर में। काफी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आए हैं, राइट। फिर एक स्कीम के बारे में हम लोग बात करेंगे, पीएम दक्ष स्कीम के बारे में, राइट। इसके अलावा क्या हमें एक सेंट्रल लॉ की आवश्यकता है, राइट। किस चीज के लिए? फोर्स कन्वर्जन को खत्म करने के लिए। जो फोर्स रिलीजियस कन्वर्जन जो हमें देखने को मिलता है ना, जैसे कि मैंने आप लोग को आपको पता होगा कि कल कुछ लिंक्स आपको फॉरवर्ड करी थी, राइट, कन्वर्जन को लेकर, एंटी कन्वर्जन को लेकर, आपको याद आ रहा होगा ऐप के अंदर, राइट। तो होपफुली आपने उस लिंक्स को जो है वो फॉलो किया होगा, पूरा अच्छे से कवर किया होगा। लव जिहाद का जो इशू है, इसके बारे में मैंने आप लोग को उस लिंक के थ्रू जो है वो इन्फॉर्मेशन दी थी, राइट। होपफुली आप लोगों ने देख लिया होगा। तो इसी पर ही बेस्ड ये टॉपिक है, तो इस पर हम लोग चर्चा करेंगे, राइट। और इसके अलावा एक एडॉप्शन को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने कुछ चीज कही है, तो इसके बारे में थोड़ी सी हम लोग जानकारी लेंगे। एनआईए की लिंक भी मैंने कल आपको फॉरवर्ड करी थी, होपफुली आप लोगों ने इसको अच्छे से कवर कर लिया होगा। काफी डिटेल में उस टॉपिक में मैंने एनआईए को कवर कराया था, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को। फिर इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स, आईटीबीपी फोर्स, तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, हाइड्रोजन फ्यूल, तो ये क्या होता है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो ये आज के ये टॉपिक्स हैं जो हम लोग कवर करने जा रहे हैं। एक एक करके स्टार्ट करते हैं। पेपर वन के पहले टॉपिक से, पेन सिलुंगपा ग्लेशियर। पेन सिलुंगपा ग्लेशियर, तो इसके बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। तो क्वेश्चन आएगा, पेन सिलुंगपा ग्लेशियर कहां पर है? तो आपको ध्यान में रखना है, ये लद्दाख में है, याद रखिएगा। लद्दाख के जांस्कर क्षेत्र में, जांस्कर जो जगह है वहां पर ये लोकेटेड है, पेंस पेंस लुंगपा ग्लेशियर, ठीक है। तो ये पॉइंट आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, लद्दाख में ये ग्लेशियर है। और ग्लेशियर अभी पीछे खिसक रहा है, और पीछे खिसकने की इसकी वजह बताई जा रही है कि टेम्परेचर में इंक्रीमेंट हुआ है, वृद्धि हुई है, राइट, तापमान में। और सर्दियों में कम बर्फबारी होने के कारण ऐसा हुआ है कि ग्लेशियर जो है वो पीछे खिसका है, राइट। तो ये एक वजह इसकी बताई जा रही है, राइट। और इसके अलावा जांस्कर रेंज की बात करें गाइस, तो लद्दाख में स्थित एक ये पर्वत श्रृंखला हम लोग को देखने को मिलती है, माउंटेन रेंज है जांस्कर रेंज, राइट। और ये जांस्कर को लद्दाख से अलग करती है। तो ये वाला पॉइंट आप थोड़ा सा जांस्कर रेंज से रिलेटेड ध्यान में रखिएगा। लद्दाख में हम लोग को ये रेंज देखने को मिलती है। और जांस्कर रेंज जो है वो टैथिस हिमालय का हिस्सा है, तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। और लद्दाख को कश्मीर से जोड़ने वाला मार्बल दर्रा, जो मार्बल पास हम लोग को देखने को मिलता है, क्वेश्चन आएगा मार्बल पास जो है वो इन फलाना ऑप्शन में से बताइए कि किसको लिंक करता है। तो लद्दाख और कश्मीर को लिंक करता है। तो ये इस प्रकार की चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर काफी सारे और पास हम लोग को देखने को मिलते हैं। कई बार क्या होता है, सिविल सर्विस आप पास्ट ईयर के क्वेश्चन उठा के देखिएगा, पासेस से रिलेटेड भी डायरेक्ट क्वेश्चन आए तो इसको अवॉइड नहीं करना है, ठीक है। अच्छे से याद रखना है, मार्बल पास लद्दाख और कश्मीर को लिंक करने का। इसके अलावा और भी काफी सारे पास है, काफी फेमस पास है, राइट, जोजिला पास, आपने इसका नाम भी जो है वो काफी बार जो है वो सुना होगा, राइट। तो 13,000 फीट पर ये लोकेटेड हम लोग को देखने को मिलता है, जोजिला दर्रा, जोजिला पास। और जांस्कर रेंज के एकदम उत्तर पश्चिम के क्षेत्र में ये स्थित है, एक्सट्रीम नॉर्थ वेस्ट जो है जांस्कर रेंज का, वहां पर ये स्थित हम लोग को देखने को मिलता है, जोजिला पास भी, ठीक है। तो ये कुछ लोकेशंस हैं जिसकी आपको कुछ जानकारी जो है वो होनी चाहिए, राइट। आगे की तरफ बढ़े, ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक, इसके बारे में एक आपको जानकारी होनी चाहिए। सिर्फ फैक्ट्स बस ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है, उसमें और कुछ ज्यादा नहीं, और इससे बाहर का, इससे रिलेटेड और कुछ आपसे पूछा भी नहीं जाएगा।
अब देखिए, अब बात करेंगे एविया द्वीप की, एविया आइलैंड की। तो एविया आइलैंड की बात करते हैं गाइस। तो सेकंड लार्जेस्ट ग्रीक आइलैंड ये हम लोग को देखने को मिलता है, दूसरा सबसे बड़ा यूनानी द्वीप है ये, राइट। इसे युबोआ, युबोआ के नाम से भी जाना जाता है, राइट। दूसरा सबसे बड़ा यूनानी द्वीप है ये। तो एविया के बारे में आप लोग को ये जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा नैरो एरिपस स्ट्रेट, एक नैरो एरिपस स्ट्रेट है, संकीर्ण यूरिपस यूरिपस स्ट्रेट, जल डमरू मध्य हम लोग को देखने को मिल रहा है, स्ट्रेट हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो इसके द्वारा ग्रीस की मुख्य भूमि को ये किससे अलग करता है? बोयोटिया से अलग करता है। एक्चुअली ये स्ट्रेट के बारे में बस आपको पता होना चाहिए कि ग्रीस के पास ही हम लोग को एक स्ट्रेट देखने को मिलता है, जो कि एक आइलैंड को जो है वो, मतलब मेनलैंड ग्रीस को जो है वो अलग करता है, राइट। तो ये वाली चीज आप लोग को थोड़ी सी ध्यान में रखनी है, राइट। और इसके जंगलों में अभी लगी भयंकर आग के कारण से ये न्यूज में हमें देखने को मिला था। तो क्वेश्चन आ जाए कि ये एविया आइलैंड कहां पर है, तो आपको ग्रीस टोटली पता होना चाहिए कि ग्रीस पर ये एविया आइलैंड हम लोग को देखने को मिलता है। सेकंड लार्जेस्ट ग्रीक आइलैंड है ये, याद रखिएगा आप, ठीक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, जिसके बारे में आप लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर रहने चाहिए। आपसे इस प्रकार की चीज यूपीएससी पूछ सकती है। एटलांटिक मेरीडायनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन, ये क्या है, इसके बारे में आपको जानना है। तो अभी रिसेंट स्टडी के थ्रू पता लगा है कि ये एएमओसी जो है, जो कि एक इंजन बताया जाता है। इंजन किस चीज का? नदर्न हेमिस्फीयर के क्लाइमेट का इंजन है। मतलब कि नदर्न हेमिस्फीयर जो होता है वो पूरी तरह से किसके ऊपर डिपेंडेंट होता है? इंजन है। अब ऑब्वियस ही बात है कि जैसे गाड़ी में जो इंजन होता है ना, पूरी गाड़ी को चलाने के लिए वही इंजन ही मेन चीज होती है ना। इंजन नहीं होगा तो गाड़ी चलेगी कैसे, है ना। सेम वैसे ही ये एक इंजन है जो कि नदर्न हेमिस्फीयर क्लाइमेट को चलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। पहला पॉइंट ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे ही एएमओसी आता है एग्जाम में, आपके दिमाग में तुरंत क्लियर होना चाहिए कि नॉर्थ हेमिस्फीयर से रिलेटेड। देखिए, इसमें कहीं पर भी हम लोग को, राइट, नॉर्थ हेमिस्फीयर तो दिख नहीं रहा है, राइट, नदर्न हेमिस्फीयर तो दिख नहीं रहा है कहीं पर भी, किसी भी क्षेत्र में, राइट, लिखा हुआ तो है नहीं। तो कई बार क्या होता है कि जैसे कि मैं आपको हमेशा बोलता हूँ ना कि टाइटल में जो चीज लिखी होती है पहले उसको फोकस किया करो, बट ये चीज लिखी नहीं है, हिडन है, राइट। तो आपसे ये चीज पूछ ली जा सकती है, क्वेश्चन आ सकता है कि बताओ ये नदर्न हेमिस्फीयर है, सदर्न हेमिस्फीयर किससे रिलेटेड है, राइट। तो ये नदर्न हेमिस्फीयर का जो पूरा क्लाइमेट है, राइट, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ये एएमओसी, राइट। मेन चीज है जो कि नदर्न हेमिस्फीयर के क्लाइमेट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। पहला पॉइंट ये आप याद रखेंगे। अभी बताया जा रहा है कि ये वीक हो रहा है, कमजोर हो गया है, राइट। और इसके कमजोर होने के कारण बड़े चेंजेस आ सकते हैं पूरे दुनिया भर के वेदर में, राइट। तो ये चीज यहां पर बताई जा रही है। और बताया जा रहा है कि 1000 साल से भी ज्यादा के पीरियड में, यानी कि अभी तक जब तक रिकॉर्ड किया गया इसको, तो बताया गया कि पिछले 1000 साल से भी ज्यादा के पीरियड में सबसे वीकेस्ट आज की डेट में ये बताया जा रहा है, एट प्रेजेंट टाइम पर ये बताया जा रहा है। अब इसके वीक होने का कारण एज सच पता नहीं है, साइंटिस्ट रिसर्चर को बोल रहे हैं कि हो सकता है कि जो सर्कुलेशन है इसका, उसमें चेंजेस आने के कारण भी वीक हुआ हो, या फिर ये अपनी स्टेबिलिटी खो गया हो, कुछ भी कारण जो है वो हो सकता है वीक होने का। तो ये कुछ चीजें हैं जिसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। यहां से चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एएमओसी। तो पहला तो हमने समझ लिया कि ये एक इंजन है जो कि नदर्न हेमिस्फीयर पर जो क्लाइमेट है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो एएमओसी एक बहुत बड़ा सिस्टम है, लार्ज सिस्टम है किसका? ओशियन करेंट्स का। ओशियन करेंट्स आप लोग समझते हैं, कोल्ड करंट, वार्म करंट, सुना ना ये वाली बात कि पानी की लहरें जो होती है वो ऊपर की तरफ जाती है, ट्रॉपिक जोन से ऊपर की तरफ जाती हैं, तो वार्म करंट हम लोग को देखने को मिलती है। या जो भी ट्रॉपिक जोन से जो करंट हम लोग को ऊपर और नीचे की तरफ, यानी कि ट्रॉपिक जोन से जो करंट्स निकलती हैं वो वार्म करंट होती हैं, और पोलर एरिया से जो करंट्स आती हैं वो कोल्ड करंट्स होती है। पता नहीं ये वाली बात तो सबको, वार्म करंट कोल्ड करंट के बारे में आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, राइट, जनरल स्टडीज में। तो ये एक बहुत बड़ा सिस्टम हम लोग को देखने को मिलता है ओशियन करेंट्स का। फर्स्ट पॉइंट, ठीक है, ओशियन करेंट्स का अगेन, यानी कि सेकंड पॉइंट ले लो इसको आप। तो ओशियन करंट का ये सबसे बड़ा सिस्टम हम लोग को देखने को मिलता है, जो कि क्या करता है? वार्म वाटर को लेकर जाता है। अब गर्म पानी आप सभी लोग जानते हैं, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, गर्म पानी कहां से आएंगे? ट्रॉपिक जोन से ही आएंगे ना, ट्रॉपिकल एरिया से ही गर्म पानी जाएंगे, राइट। क्योंकि ठंडे पानी तो जाएंगे नहीं, क्योंकि ट्रॉपिकल एरिया तक ही सूर्य की किरणें हम लोग को देखने को मिलती है, सीमित रहती है कि नहीं। तो इस प्रकार से आप कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखो, तो आपको याद भी करने की जरूरत नहीं होगी कॉन्सेप्ट अगर एक बार क्लियर हो गया। कि क्वेश्चन आ जाए कि भैया ट्रॉपिक जोन से ही वार्म करंट हम लोग को क्यों रिलीज होते हुए नजर आते हैं? द रीजन बीइंग इसकी ट्रॉपिक जोन तक ही सीमित हम लोग को सूर्य की किरणें देखने को मिलती है ना। किरणें तो सीमित नहीं है, मतलब सूर्य का मूवमेंट हम लोग को सीमित देखने को मिलता है, राइट। पता है ना आपको कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में ही सूर्य का एक्चुअल मूवमेंट, सूर्य का मूवमेंट नहीं होता, वो तो धरती का मूवमेंट होता है, बट वो दिखता है इस प्रकार से कि सूर्य मूव कर रहा है, राइट। वो वाली चीज हम लोग को इस प्रकार की देखने को मिलती है। ये कॉन्सेप्ट भी मैंने कई बार आपके क्लियर किए हुए हैं।
तो गर्म पानी वार्म वाटर जो है ये ट्रॉपिक से नॉर्थ की तरफ जो है वो लेकर जाता है ये करंट एक बहुत बड़ा सिस्टम है करंट का। तो दूसरी चीज हमने जानी कि पहली चीज जानी कि नॉर्थ हेमिस्फीयर के क्लाइमेट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ये पूरी तरह से, राइट, ये वाला सिस्टम एएमओसी। और दूसरी चीज हमने जानी कि ये इतना बड़ा सिस्टम है कि जो कि गर्म पानी को ट्रॉपिकल एरिया से नॉर्थ की तरफ जो है वो लेकर जाता है, नॉर्थ की तरफ, ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक की तरफ, साउथ की यहाँ पर बात नहीं करी, नॉर्थ की तरफ ये लेकर जाता है, राइट, गर्म पानी को। तो अब ऑब्वियसली बात है गर्म पानी को नॉर्थ की तरफ लेकर जाएगा, नॉर्थ में ठंडा वातावरण है, गर्म पानी लेकर जाएगा तो थोड़ा क्लाइमेट में तो चेंज आएगा ही आएगा। तो लॉजिक की बात है ये वहां की क्लाइमेट को, वहां के वेदर को अफेक्ट करता है, चेंज करता है ना। तो ये बिल्कुल अगर हम टेक्निकली इसको और प्रैक्टिकल तौर पर भी और देख कर भी इसको ऑब्जर्व करने की कोशिश करें तो ये क्लैरिटी हम लोग को मिल रही है। तीसरा पॉइंट आपको बहुत अच्छे से जो ध्यान में रखना है कि अब ये काम कैसे करता है। तो बहुत इजी तरीके से आपको ऑलरेडी पता ही है कि कैसे काम करता है। तो ये बहुत बड़ा सिस्टम ओशन करंट का, ये हमने जान लिया। कन्वेयर बेल्ट की तरह काम करता है, वाहक पट्टिका की तरह ये काम करता है। ड्रिवन बाय डिफरेंसेस इन टेम्परेचर एंड सॉल्ट कंटेंट। अब यहां पर सॉल्ट कंटेंट भी आ जाता है कि इसमें डिफरेंसेस जो होते हैं टेम्परेचर में और सॉल्ट कंटेंट में, उस तरीके का काम करता है। अब टेम्परेचर में डिफरेंस कैसे करेगा, तो गर्म पानी ऊपर जाएगा तो टेम्परेचर में डिफरेंस करेगा ही करेगा। अब सॉल्ट के कंटेंट मतलब कि उसकी वाटर की डेंसिटी, उसके लिए भी कैसे रिस्पॉन्सिबल है, तो वो भी अभी आप समझो। आप तो वार्म वाटर, गर्म पानी जैसे ही नॉर्थ की तरफ फ्लो करता है तो गर्म पानी नॉर्थ की तरफ जाएगा, नॉर्थ में ठंडा वातावरण है, ठीक है, तो वो गर्म पानी क्या होगा, ठंडा हो जाएगा। पहला पॉइंट ये देखो आप इसमें, राइट। इसके अलावा सम एवेपोरेशन अकर, अब गर्म पानी वहां जाएगा तो ऑब्वियसली बात है कि एवेपोरेशन तो होगा ही होगा, राइट, भाप वहां से निकलेगी, राइट, एवेपोरेशन हम लोग को देखने को मिलेगा। तो वो क्या करेगा, ये जो एवेपोरेशन होगा वो सॉल्ट के कंटेंट को इंक्रीज कर देगा, बढ़ा देगा, राइट। और आपने इस कॉन्सेप्ट को पढ़ा होगा ज्योग्राफी में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग जियोमॉर्फोलॉजी में इस कॉन्सेप्ट को पढ़ा होगा कि जब हीटिंग और कूलिंग के इफेक्ट जब हम लोग को पानी में देखने को मिलते हैं तब वहां पर सॉल्ट फॉर्मेशन जो है वो होने लगता है, सॉल्ट फॉर्मेशन होने लगता है, राइट। सॉल्ट मतलब इस प्रकार से बनने लगता है और बढ़ने लगता है एक क्षेत्र में, राइट। और जिस क्षेत्र में सॉल्ट बढ़ने लगेगा ऑब्वियसली बात है कि वहां का पानी जो होगा वो डेंस हो जाएगा, पता है ना। और आपको ये कॉन्सेप्ट भी पता है कि डेंस वाटर जो होता है वो क्या करता है, नीचे की तरफ जो है वो मूव कर जाता है, राइट। डेंस वाटर नीचे चला जाता है और जो डेंस वाटर नहीं होता यानी कि जिसमें सॉल्ट कंटेंट कम होता है वो ऊपर की तरफ हम लोग को देखने को मिलता है। पता नहीं मेरी बात आप लोग को, तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। तो हमने क्या चीज समझी, गर्म पानी नॉर्थ की तरफ फ्लो करेगा, वो ठंडा होगा और इस प्रकार से वार्मिंग और कूलिंग के इफेक्ट के कारण हम लोग को देखने को मिलेगा कि सॉल्ट का अमाउंट जो है वो इंक्रीज होगा। और लो टेम्परेचर और हाई सॉल्ट कंटेंट ये पानी को क्या करेंगे, डेंस बना देंगे, राइट, डेंसर बना देंगे पानी को। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलेगी, जल का घनत्व जो है वो बढ़ जाएगा और यही डेंस वाटर जो है वो ओशियन में डीप चला जाएगा, नीचे की तरफ चला जाएगा। तो ये गर्म पानी ऊपर की तरफ आ रहा है, ये गर्म पानी ठंडा हुआ और ये हीटिंग और कूलिंग के इफेक्ट के कारण हम लोग को देखने को मिला कि सॉल्ट कंटेंट इंक्रीज हुआ, सॉल्ट कंटेंट इंक्रीज हुआ तो पानी क्या होगा, डेंस होगा, डेंस होके पानी नीचे जाएगा। अब आप बात को समझिएगा, अब यहाँ पर पानी जब नीचे जाएगा तो यहाँ पर ऑलरेडी पहले से पानी तो होगा ही ना, मतलब उसके पीछे यानी कि ऑलरेडी जो मौजूद जो पानी है तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा तो ये वाले पानी जो कहाँ की तरफ जाएंगे, ये वापस अगेन इसकी ट्रॉपिकल की तरफ जाएंगे। तो आप देख रहे हो कि किस तरीके का फीचर बन रहा है। अगर मैं इस प्रकार से एक धरती को यहाँ पर बनाऊं, राइट, और इस प्रकार से ऊपर लेकर जाऊं गर्म पानी को, तो गर्म पानी डेंस होकर वापस नीचे गया, डीप ओशियन पे गया और वापस इस तरफ जो है वो ट्रॉपिकल की तरफ आ गया। मतलब कि ऊपर से अगर आप देखेंगे तो गर्म पानी सरफेस एरिया से ऐसे ऊपर की तरफ आ रहा है, ये डेंस हुआ, डेंस होके वापस नीचे की तरफ जो है वो जा रहा है। तो ये क्या हम लोग देख रहे हैं, ये पूरी अपवेलिंग वाली एक्टिविटी हम लोग को देखने को मिल रही है और एक प्रकार का पानी का सर्कुलेशन हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो एएमओसी आपको ये भी ध्यान में रखना है, ये हिडन चीज है जो कि इसमें मेंशन नहीं है, जो कि आप ध्यान में रखेंगे कि ना ही सिर्फ नदर्न हेमिस्फीयर के जो टेम्परेचर है, क्लाइमेट है, वेदर है, उसके लिए इफेक्टिव है, उसको इंपैक्ट करता है, बल्कि पानी के मूवमेंट को भी, पानी के सर्कुलेशन को भी इंपैक्ट करता है, राइट। क्योंकि ये इसकी प्रोसेस में पानी का सर्कुलेशन ही मेन चीज है जो कि इसमें हमें देखने को मिलता है, क्योंकि करंट के साथ ये काम करता है ना। अब देखिए कोल्ड डेंस वाटर, एक तो ठंडा पानी और डेंस पानी, ठीक है, ठंडे और अधिक घनत्व वाले जल स्लोली स्लोली साउथ की तरफ जाएंगे। अब वही चीज मैंने भी आपको बताई, ऊपर की तरफ चले गए, अब वो ठंडा हुआ नीचे आया, अब नीचे आएगा तो यहाँ पर भी जो पानी है वो उसको पुश करेगा ना नीचे आकर, तो पुश करेगा तो इस तरीके से हम लोग को मूवमेंट देखने को मिलेगा नीचे, पानी के नीचे सरफेस, बिलो द सरफेस हम लोग को मूवमेंट देखने को मिलेगा, काफी किलोमीटर तक ये मूव करेगा, राइट। फिर एक टाइम पर ये वापस ऊपर आने लगेगा, वापस ऊपर आने लगेगा, क्योंकि ऊपर वाला पानी जो है वो मूव करेगा तो उसको स्पेस मिलेगी, स्पेस मिलेगी तो नीचे वाला पानी जो है वो ऊपर की तरफ आएगा, राइट, लाइट होता जाएगा।
जैसी जैसी वो गर्मी की तरफ आएगा। आपने देखा ना कि जब भी कोई चीज गर्म होती है तो वो उसका नेचर है कि वो ऊपर की तरफ मूव करती है, ऊपर की तरफ जाती है। कभी आपने माचिस से किसी कागज को जलाया होगा या किसी भी चीज को जलाया होगा तो आपने देखा होगा कि वो ऊपर की तरफ ही मूव करेगा, राइट? क्योंकि ये नेचर है। आपने कभी पानी को गर्म किया है तो आपने क्या देखा है कि गर्म पानी के इधर साइड में भगने लगता है क्या? नहीं भगने लगता ना। आप देखते हो बुलबुले ऊपर की तरफ जो है वो गर्म पानी में निकलने लगते हैं और फिर आपने देखा होगा गर्म पानी की जस्ट ऊपर आप देखेंगे ऊपर की तरफ भाप निकलती हुई नजर आएगी। तो ये नेचर है कि जो भी चीज गर्म होगी वो ऊपर की तरफ मूव करेगी, राइट? तो वही चीज हुआ कि अब ठंडा पानी नीचे की तरफ गया, गर्म पानी अब यहाँ पे आएगा, वापस ट्रॉपिकल जोन में आएगा, धीरे धीरे करके गर्म होगा, धीरे धीरे करके गर्म होगा। तो इस प्रकार से अपवेलिंग होगी, ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा और इस प्रकार से पूरा कंप्लीट सर्कुलेशन बनेगा। बात समझे आप? और क्या होगा अगर एएमओसी कोलैप्स हो जाए? तो ये हमारे लिए देखो, यहाँ पर मैंने स्टार लगाया ही नहीं, मैंने दो जगह पे स्टार लगाया कि दो चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एक ये और एक ये, राइट? इस पूरे टॉपिक में इस जगह पे मैंने स्टार इसलिए नहीं लगाया क्योंकि बस ये आपको मेंस के लिए अगर एक आधी लाइन लिखना चाहो, अगर आ जाए तो लिख लेना, बाकी प्रीलिम्स में आपसे नहीं पूछेंगे क्योंकि अभी भी इस पर पुख्ता चीजें पता नहीं है, राइट? कि अगर ये एएमओसी कोलैप्स होता है तो हमें पता है कोलैप्स होगा, एक तो पूरा क्लाइमेट, पूरा वेदर जो है वो खराब हो जाएगा, फर्स्ट पॉइंट, राइट? क्योंकि ये कूलिंग जो होगी वो ज्यादा होने लगेगी नदर्न हेमिस्फीयर में, मूवमेंट नहीं होगा ना, एक तो वार्म वाटर का, गर्म पानी का मूवमेंट ऊपर की तरफ नहीं जाएगा, फर्स्ट पॉइंट, राइट? सी लेवल जो है वो राइज हो जाएगा अटलांटिक के क्षेत्र में, राइट? तो मूवमेंट नहीं हो रहा है। दूसरी बात, ओवरऑल हम लोग को देखने को मिलेगा कि यूरोप के ऊपर वर्षा होना कम हो जाएगी क्योंकि यहां से गर्म पानी जाएगा, इवापोरेशन का इफेक्ट होगा तो क्लाउड्स वहां पर देखने को मिलेंगे, तो यूरोप पर वर्षा होना कम हो जाएगी क्योंकि उस तरफ जो है वो गर्म पानी नहीं जाएगा, राइट? इवन नॉर्थ अमेरिका में भी सेम यही हाल देखने को मिलेगा। और मानसून जो है वो बहुत हमारे लिए चिंता वाली बात यही है, ये वाला पॉइंट, कि मानसून जो है वो शिफ्ट हो जाएगा साउथ अमेरिका की तरफ और अफ्रीका की तरफ। तो ये पॉइंट्स हैं इस पूरे टॉपिक से रिलेटेड। इसमें अब बताओ कि आपको किसी भी प्रकार की कोई भी कंफ्यूजन तो पूछ लो अभी के अभी, और उम्मीद करता हूं कि ये पूरा टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। क्लियर? डन? आगे बढ़े? अच्छा हाँ, सॉरी सॉरी, जियोमॉर्फोलॉजी मैंने बोल दिया था, क्लाइमेटोलॉजी में आपने रीड किया होगा। मैंने ये टॉपिक पढ़ाया भी था आप लोग को क्लाइमेटोलॉजी के अंदर, ये सेम टॉपिक, अगर आपको शायद याद आ रहा होगा, थोड़ा डेंस वाटर का मैंने आप लोग को एक अच्छा खासा एक आधी घंटे का वीडियो दिया था, ऑडियो दिया था, ऑडियो में आया होगा ये वाला टॉपिक, तो उसमें भी मैंने ये वाली चीज बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करी थी। चलो वेरी गुड, क्योंकि ये सब चीजें जो है ना वो आपके इसमें है सिलेबस में, और ऐसी चीजों को कभी भी स्किप नहीं करना है, कभी भी अवॉइड नहीं करना, उससे रिलेटेड मेन कॉन्सेप्ट समझना है। क्योंकि आपने एक बार कॉन्सेप्ट समझ लिया, कितना भी घुमा के क्वेश्चन पूछ लेगा सामने वाला, आप उसका आंसर दे दोगे, बिकॉज योर कॉन्सेप्ट विल बी क्रिस्टल क्लियर, राइट? तो हमेशा कॉन्सेप्ट पर फोकस करो, रटने पर, रटन तो है नहीं, कुछ 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 फैक्ट्स होते हैं रटने वाले, मैं आपको बता देता हूँ ऑलरेडी कि यार ये थोड़ा सा ध्यान में रखो, ये फिगर फैक्ट्स को याद रखो, बाकी कुछ चीज मतलब वो नहीं करनी है, रटना नहीं है, मतलब समझना है चीजों को। अब ये स्कूल और कॉलेज का एग्जाम नहीं है, ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, वो भी आपको सिविल सर्वेंट बनाने का, तो रटना नहीं है, रटी हुई चीज जो है वो जल्दी भूली जा सकती है, बट कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर हो गए तो वो आप कभी नहीं भूलोगे। चलो आगे की बात करें। देखो, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा बाल विवाह की कड़ी आलोचना अभी की गई है, क्यों की गई है? तो जिम्बाब्वे में हमें देखने को मिला कि 14 साल की बच्ची की कथित तौर पर फोर्स्ड मैरिज, प्रसव के दौरान मौत होने के बाद, और मतलब चाइल्ड बर्थ के दौरान मौत होने के बाद, यानी फोर्स मैरिज उसकी करवाई गई, चाइल्ड बर्थ हुआ, उस 14 साल की बच्ची ने एक और बच्चे को जो है वो जन्म दिया और मौत हो गई। और इस केस को देखते हुए बहुत ज्यादा निंदा की गई, इवन सोशल मीडिया में भी, राइट? और बाल अधिकार कार्यकर्ता जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, राइट, तो जो चिल्ड्रंस राइट एक्टिविस्ट जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, तो उनके द्वारा भी जोरदार गुस्सा जो है वो देखा गया उनमें भी इस चीज को लेकर। तो जिम्बाब्वे में ये घटना हुई थी, तो उसके बाद ये चीज सामने आई कि यूनाइटेड नेशन ने फोर्स मैरिज पर जो है वो आलोचना करी, राइट? तो इस पर हम लोग बात करेंगे। तो जिम्बाब्वे में बाल विवाह संबंधी किस प्रकार के मामले हम लोग को देखने को मिलते हैं? तो महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ नाबालिगों या नाबालिगों के विवाह कराए जाने सहित हिंसा संबंधी मामले चिंता का विषय है। तो देखिए, जिम्बाब्वे के अंदर दो चीज बहुत ज्यादा हमें देखने को मिल रही है, राइट? और एक और चीज आपको जिम्बाब्वे के बारे में पता होगी, इन्फ्लेशन रेट उसका इतना हाई है कि जिम्बाब्वे में आप कहा यह जाता है कि आप अपने पूरी पूरी जेब, जितनी भी आपकी जेब है, या फिर थैला, आप थैला लेकर जाओगे, आपको एक ब्रेड का पीस मिलेगा, थैला लेकर पैसा जाओगे,
मतलब इस प्रकार की स्थिति जिम्बाब्वे की है। आई होप कि आप लोग को इसके बारे में आइडिया हो, राइट, कि जिम्बाब्वे में बहुत बुरी स्थिति है। मतलब इन्फ्लेशन रेट इतना हाई है और उनकी करेंसी की जो वैल्यू है वो इतनी लो हो चुकी है, इतनी खराब हो चुकी है कि भर भर के नोट भर भर के लेकर जाओ, मतलब कि पैसा, तो उसमें आपको वो मिलेगा, एक ब्रेड का पीस, पूरा झोला भर के पैसा लेकर जाओ। तो किसी को बहुत रईसी का शौक है, मतलब सोचते हैं कि यार अपन तो पैसा उड़ाना चाहते हैं, जिम्बाब्वे चले जाओ, पैसा उड़ाओ बेहतरीन तरीके से, बिल्कुल रियलिटी में देखिएगा पैसा उड़ाते हुए आपको चीजें। चलो, जिम्बाब्वे के अंदर ये इशू हमें देखने को मिलता है कि एक तो ये वाला एक इशू है करेंसी को लेकर, कि उनकी करेंसी की बहुत बुरी हालत है। दूसरा, वहां की जो महिला और लड़कियां हम लोग को देखने को मिलती है, उन वहां पर होता है कि बाल विवाह उनका करवा दिया जाता है, और फिर उसी बाल विवाह के कारण हिंसा, वायलेंस जो है वो फेस करती हैं, डोमेस्टिक वायलेंस कॉमन तौर पर। तो ये एक चिंता का विषय वहां पर बताया जाता है। और जो ऑफिशियल आंकड़े जो है वो ये बताते हैं कि जिम्बाब्वे में हर 3 लड़कियों में से एक लड़की की शादी 18 से कम की उम्र से पहले ही करा दी जाती है। तो ये एक इशू यहाँ पर बताया है। और बाल विवाह को लेकर, चाइल्ड मैरिज को लेकर पूरे विश्व में क्या स्थिति हम लोग को देखने को मिलती है, तो हर साल 12 मिलियन लड़कियां, उनके बचपन में ही विवाह उनका करवा दिया जाता है। 12 मिलियन लड़कियों का बचपन में ही, हर साल 12 मिलियन लड़कियों का, ये वाली चीज बताई जा रही है। और अफ्रीका में स्थिति खराब है, स्पेशली अफ्रीका के सब सहारन क्षेत्र जो हम लोग को देखने को मिलता है, उप सहारा क्षेत्र, वहां पर बाल विवाह सबसे ज्यादा बताया जाता है। इस क्षेत्र में 35% युवा महिलाओं की शादी 18 वर्ष की आयु से पहले करवा दी जाती है। फिर इसके बाद दक्षिण एशिया का स्थान हम लोग को देखने को मिलता है, जहां पर 30%, ये वाली चीज यहाँ पर बताई जा रही है, 30% रेट है कि 18 साल से कम की उम्र की जो बच्चियों की शादी, मतलब 30% बच्चियों की शादी करवा दी जाती है। तो सबसे टॉप पर अफ्रीका अफ्रीका है बाल विवाह के मामले में। फिर हम लोग को ये दक्षिण एशिया, साउथ एशिया जो है वो हम लोग को देखने को मिलता है। और लैटिन अमेरिका, कैरेबियन देश जो है, और मध्य पूर्वी देश जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, उत्तरी अफ्रीका, पूर्वी यूरोप और मध्य एशिया देश जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, तो यहाँ पर बाल विवाह का निम्न स्तर जो है वो पाया जाता है, यानी कि लोअर लेवल हम लोग को चाइल्ड मैरिज का इन इन एरियाज पर देखने को मिलता है। तो ये वाला पॉइंट आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। और यूनाइटेड नेशन और दूसरे इंटरनेशनल एफर्ट्स, अब यहां से आपको चीजों को और अच्छे से समझना है कि यूनाइटेड नेशंस और दूसरे इंटरनेशनल एफर्ट्स किस प्रकार के हैं चाइल्ड मैरिजेस को एंड करने के लिए। तो 1979 में एक कन्वेंशन हमें देखने को मिला था। गाइस, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब भी कोई कन्वेंशन आप सुनो, तो कन्वेंशन का मतलब जो होता है, जैसे कि एग्रीमेंट तो होता है, ये वाली बात तो आप जानते हैं कि एक प्रकार का एग्रीमेंट होता है, बट इसे एग्रीमेंट क्यों नहीं कहते हैं, इसे कन्वेंशन क्यों कहते हैं? कभी सोचा इस चीज के बारे में कि इसे एग्रीमेंट क्यों नहीं कहते हैं, मतलब क्यों नहीं कहते हैं, कन्वेंशन ही क्यों कहते हैं? तो देखिए, कन्वेंशन जो होता है वो, जैसे कि जब भी कोई बैठक होती है, जब भी कोई एग्रीमेंट होता है, तो आप देखिएगा एग्रीमेंट के अंदर 4-5 चीजें होती हैं अलग अलग तरीके की, कि एजुकेशन के ऊपर भी, डेवलपमेंट के ऊपर भी, इस प्रकार के ऊपर भी, राइट, ये हम लोग को देखने को मिलता है, ये एग्रीमेंट के अंदर होता है। बट कन्वेंशन में आप हमेशा देखेंगे सिर्फ एक ही स्पेसिफिक पर्पस जो होता है वो कन्वेंशन के लिए होता है, सिर्फ एक ही स्पेसिफिक पर्पस, यानी कि जो वार्ता होगी या जो एग्रीमेंट होगा वो एक सोली पर्पस के लिए होगा, एक लौते पर्पस के लिए होगा, तो वो होता है कन्वेंशन। तो ये भी चीज थोड़ी सी ध्यान में रखो, मैंने एक जगह पर पढ़ी थी तो सोचा कि आज आपको बता दूं कि आपको भी पता लग जाए इस प्रकार से कुछ चीजें, राइट। अब इसके अलावा ये कन्वेंशन है, किस चीज के लिए कन्वेंशन है? ये एलिमिनेट करता है महिलाओं के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन के लिए, कि महिलाओं के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करना है, भेदभाव जो है महिलाओं के खिलाफ भेदभाव, उसको खत्म करना है, उसको लेकर ये कन्वेंशन हम लोग को देखने को मिलता है। जो सगाई जो होती है और मैरिजेस जो होती है बच्चों की, उसका कोई लीगल इफेक्ट नहीं होना चाहिए, राइट, उस पर। तो ये वाली चीज यहाँ पर ये कन्वेंशन कहता है, लीगल इफेक्ट नहीं होना चाहिए। इसका मतलब कि आप इस चीज को लीगलाइज मत करो, मतलब किसी भी तरीके से पेपर पर मत उतारो, क्योंकि पेपर पर उतारने के बाद चीजें जो होती है वो स्ट्रांग हो जाती है। पता होगी ये वाली बात आपको, कि चलती पेपर की है, जीवित इंसान है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, बट जब तक उसका बर्थ सर्टिफिकेट नहीं दिखाया जाएगा, जब तक उसका आईडी कार्ड नहीं दिखाया जाएगा, पेपर में लीगली चीजें नहीं दिखाई जाएगी, जब तक उसका कोई अस्तित्व नहीं माना जाएगा, है ना, कि जो भी इंसान है वो अपने आईडीज के कारण ही हम लोग को देखने को मिलता है, मतलब जीवित इंसान, वो जीवित नहीं है जब तक उसके पास आईडी नहीं है ना, ये वाली बात भी आपको पता होगी। या फिर जब उसके अधिकार नहीं है जब तक उसके पास आईडी नहीं होगी, अधिकार जो प्राप्त होंगे वो आईडी के थ्रू ही प्राप्त होंगे, राइट, ऑफिशियल पेपर डॉक्यूमेंट्स के थ्रू ही प्राप्त होंगे। तो उन्होंने बोला कि ये सब चीजों को लीगलाइज मत करो, राइट, लीगलाइज कर दोगे तो फिर वो बाउंडेशन बन जाएगा, तो उसको अपन को लीगलाइज नहीं करना है। तो ये कन्वेंशन ही वाली बात एक बार कही थी। फिर 1964 का एक और कन्वेंशन आया, कंसेंट टू मैरिज, मिनिमम एज फॉर मैरिज एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिजेस। इसमें 3 चीज है मैरिज से ही रिलेटेड, कंसेंट, मिनिमम एज, एक तो सहमति होनी चाहिए
कि जिनकी मैरिज करवाई जा रही है वो सहमत हो है कि नहीं है। दूसरा, मिनिमम एज होनी चाहिए, एक रखो आप मिनिमम एज। और दूसरी बात, मैरिजेस का रजिस्ट्रेशन करवाओ, राइट? कि जितनी भी पार्टीज ये कन्वेंशन साइन कर रही हैं वो पार्टीज अपने अपने डोमेस्टिक लॉ जो है, अपने अपने जो कानून है वहां पर इस चीज को इम्प्लीमेंट करें, राइट? इस चीज से रिलेटेड कानून बनाएं, स्पेशली मिनिमम एज से रिलेटेड एक्शन लें, राइट? तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। And right to free and full consent to marriage is recognized in the Universal Declaration of Human Rights. Even आप ह्यूमन राइट्स के डिक्लेरेशन में भी देखेंगे तो फ्री एंड फुल कंसेंट की सभी को आजादी होनी चाहिए, कि सभी की सहमति से ही उनकी शादी करवाई जाए। तो ये वाली चीज बकायदा ह्यूमन राइट्स का भी एक हिस्सा हम लोग को देखने को मिलता है ना? ऑल्दो मैरिज इज नॉट मेंशन डायरेक्टली इन द कन्वेंशन, मैरिज के बारे में डायरेक्टली मेंशन नहीं किया गया था कि बच्चों के राइट को लेकर, कि मतलब वही कि बाल विवाह के लिए यहाँ पर कहीं पर भी चाइल्ड मैरिज की यहाँ पर कन्वेंशन में बात नहीं की गई है। बट संकेत और लिंक बिल्कुल चाइल्ड मैरिज से रिलेटेड ही हम लोग को देखने को मिल रहा है, जैसे कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का अधिकार, राइट टू प्रोटेक्शन फ्रॉम ऑल फॉर्म ऑफ अब्यूज, हर प्रकार का जो अब्यूज हम लोग को देखने को मिलता है, राइट? हर प्रकार से जो होता है ना कि जैसे कि डोमेस्टिक वायलेंस हम लोग को देखने को मिलता है, हर किसी भी प्रकार का अब्यूज आप ले लो, राइट? तो हर प्रकार के अब्यूज से प्रोटेक्शन का अधिकार, राइट? इसके अलावा हार्मफुल ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस होती हैं, कई बार कुछ धार्मिक ऐसी प्रैक्टिस हम लोग को देखने को मिलती है, ऐसा चलन हम लोग को देखने को मिलता है जिसके कारण बच्चे जो होते हैं वो कैप्चर हो जाते हैं, राइट? मतलब उनकी खेलने कूदने की उम्र में ही उनकी शादी करवा दी जाती है। तो ये वाली चीज यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। और फिर 2016 में भी एक बार हमें देखने को मिला कि यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड ने यूएनएफपीए, यूनाइटेड नेशन फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज, इन दोनों ने साथ में मिलकर लॉन्च किया ग्लोबल प्रोग्राम, किस चीज के लिए? चाइल्ड मैरिजेस को खत्म करने के लिए, एंड करने के लिए। तो 2016 में इन दोनों ने ये चीज करी थी, यूनिसेफ और यूएनएफपीए ने, राइट? और अर्ली और फोर्स मैरिज, एक मिनट रुकिएगा, आई थिंक किसी का चैट ऑन है। चलो आगे बढ़ रहे हैं ना। तो देखिए, एलिमिनेशन ऑफ चाइल्ड अर्ली और फोर्स्ड मैरिज की, अर्ली और फोर्स मैरिज को एलिमिनेट करना है। और ये आपको पता होगा कि यूनाइटेड नेशन का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, यूनाइटेड नेशन का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जिसे 2030 तक अचीव करना है, टोटल 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, जिसमें टारगेट नंबर 5 ये कहता है कि जेंडर इक्वलिटी को अचीव करना, सभी महिलाओं और सभी बच्चियों को सशक्त बनाना, एम्पावर करना, राइट? तो ये भी इसका पार्ट हम लोग को देखने को मिलता है। तो क्या क्या चिंताएं जुड़ी हुई हैं चाइल्ड मैरिज से रिलेटेड? तो जैसे कि 18 साल से पहले की, मतलब पहले अगर बच्चियों की शादी हो जाती है गाइस, तो ये क्लियरली ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन है, राइट? फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, ये प्रैक्टिस जो है वो काफी कॉमन हम लोग को बच्चियों में देखने को मिलती है एज कंपेयर टू, मतलब मेल और फीमेल के कंपैरिजन में फीमेल में ज्यादा ये प्रैक्टिस हमें देखने को मिलती है। और चाइल्ड मैरिज जो है वो कॉम्प्रोमाइज कर देती है बच्चियों के डेवलपमेंट को, राइट? अर्ली प्रेगनेंसी, सोशल आइसोलेशन, राइट? स्कूलिंग को इंटरप्ट हो जाता है, यानी कि उनकी स्कूल्स वगैरह बंद करा दिया जाता है उनका, इवन उनकी करियर को लेकर जो अपॉर्चुनिटी होती है पूरी ब्लॉक हो जाती है, राइट? इसके अलावा ना ही वो अपनी स्किल्स वगैरह डेवलप कर सकते हैं, ठीक है? तो ये वाली चीज आप लोग को थोड़ी सी ध्यान में रखनी है, क्योंकि ये चीज इंपॉर्टेंट है। गाइस, जिन जिन का माइक ऑन है प्लीज आप जो है वो अपने माइक को ऑफ कर लीजिए। एक बार चेक कर लेना, आपका माइक ऑफ कर लीजिएगा सभी लोग। चलो एनीवेज, आगे बात करें। चाइल्ड मैरिज जो है, चाइल्ड मैरिज तो ये जो बच्चियों का जो चाइल्डहुड है, उनका जो बचपन जो है गाइस उसको खराब कर देती है, और इवन उनकी हेल्थ पर भी और उनकी लाइफ पर भी इम्पैक्ट पड़ता है चाइल्ड मैरिज के कारण, राइट? और जो भी बच्चियां जो है 18 से पहले जिनकी शादी हो जाती है, जिन भी बच्चियों की 18 से पहले जो है वो शादी करवा दी जाती है, तो फिर वो डोमेस्टिक वायलेंस भी एक्सपीरियंस करती है। ऐसा काफी बार हमें पता लगा है, रिपोर्ट्स के थ्रू सामने आई हैं चीजें, राइट? और बच्चियों की जो शादी करवा दी जाती है, और इवन एडोलेसेंस में ही जब वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं, तो ना ही सिर्फ उनकी जान को रिस्क होता है, राइट? बल्कि जो न्यूबॉर्न बेबी है उसको भी रिस्क होता है, उसमें भी काफी सारे कॉम्प्लिकेशंस आने की संभावना बताई जाती है, राइट? तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। और चाइल्ड मैरिज का इम्पैक्ट जो है वो गर्ल की हेल्थ पर और फ्यूचर पर और उसकी फैमिली पर भी हम लोग को देखने को मिलता है। इवन इकोनॉमिक कॉस्ट भी जो है वो नेशनल लेवल पर अफेक्ट होती है, इकोनॉमिक कॉस्ट, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है कि नेशनल लेवल पर इकोनॉमी
आप ये चीज समझो कि जीडीपी, नेशनल लेवल पर इकोनॉमी की बात हो रही है तो जीडीपी की बात करेंगे। अब जब बच्चियां वर्कफोर्स पे कंट्रीब्यूट ही नहीं कर पाएंगी तो जीडीपी पर फिर कैसे हमें कंट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा। और दूसरी बात, पब्लिक पर्स से पैसा जाता है, कैसे पैसा जाता है कि अब देखिए, जैसे कि हमें कई बार देखने को मिलता है कि चाइल्ड मैरिज के कारण अक्सर लोग सोचते हैं, जैसे कि ये धारणा लोगों के अंदर आती है अक्सर कि जैसे माँ बाप जो होते हैं वो बच्चियों की अर्ली एज में शादी इसलिए करा देते हैं कि सोचते हैं कि वो सिक्योर हो जाए, राइट, इकोनॉमिकली सिक्योर हो जाए, बट ऐसा हो नहीं पाता और उल्टा ही इसका हो जाता है। पॉवर्टी रेट जो है, गरीबी जो है वो उल्टी और जो है वो बढ़ जाती है, राइट। अब गरीबी बढ़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है कि ये सरकार का काम होगा कि सरकार टैक्स पेयर मनी को गरीबों के वेलफेयर के लिए रिलीज करे। तो इससे क्या हो रहा है कि एक तो पैसा आ नहीं रहा, रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा, ऊपर से एक्सपेंस जो है वो बढ़ गया है ना। तो इस प्रकार से भी आपको चीजों को मैक्रो लेवल पर समझने की आवश्यकता है। And more than 120 million additional girls will marry before their 18th birthday by 2030। तो ऐसा बताया जा रहा है कि 120 मिलियन से भी ज्यादा बच्चियों की शादी हो जाएगी 2030 तक। 18 साल से कम की उम्र की बच्चियों की शादी हो जाएगी अगर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया, और अभी ये स्तर अगर बढ़ा नहीं तो भी हो जाएगी। मतलब इसको रोकने के लिए अगर हम कुछ कार्य ना करें और ना ही ये बढ़ेगा, अगर लेट सपोज कि अभी जितना रेट है उतना ही चलता रहे तो इतना और आंकड़ा हम लोग को बढ़ता हुआ मतलब नजर आएगा प्रोग्रेसिवली, राइट। तो ये चीज यहाँ पर बताई जा रही है। अब रीजन क्या है? तो रीजन वही, एक तो गरीबी सबसे बड़ा रीजन हम लोग को देखने को मिलता है। माँ बाप सोचते हैं कि बच्चियों की लाइफ सिक्योर हो जाए, वो उसको दूसरों के घर पे भेज देते हैं, अर्ली मैरिज करवा देते हैं, बट ऐसा हो नहीं पाता, उल्टा और स्थिति खराब हो जाती है। कई बार फैमिली ऑनर वाली बात भी हो जाती है, कई बार कुछ सोशल नॉर्म्स ऐसे होते हैं, वही समाज क्या कहेगा वो वाली चीजें, फिर कई बार रिलीजन आ जाता है आड़े में, राइट। और इसके अलावा कई बार काफी सारी कंट्रीज के अंदर पर्याप्त कानून नहीं हम लोग को देखने को मिलते हैं, तो वो भी एक वजह यहाँ पर बताई जाती है। तो इंडिया के अंदर चाइल्ड मैरिजेस को प्रिवेंट करने के लिए कौन से कानून हमें देखने को मिलते हैं? तो चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंड एक्ट ऑफ 1929, ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम 1929 और प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006। तो ये वाली चीज तो कई बार आपने सुनी भी होगी। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006, तो ये दोनों चीज आप थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा, राइट। और क्या करने की आवश्यकता है? तो सबसे बड़ी चीज अवेयरनेस क्रिएट करने की आवश्यकता है। मीडिया को ये बोलने की आवश्यकता है कि मीडिया जो है वो प्रोएक्टिव रोल अपनाएं अवेयरनेस जनरेट करने के लिए इस चीज से रिलेटेड, ये हीनियस रिचुअल से रिलेटेड। तो ये चीज यहाँ पर बताई जा रही है। इसके अलावा चेंज करने की आवश्यकता है सोशल नॉर्म्स को और एटीट्यूड्स को बच्चियों के टुवर्ड्स, राइट। और स्ट्रॉन्ग लीगल और पॉलिसी सिस्टम लाने की आवश्यकता है। एजुकेशन तो सबसे बेस्ट माध्यम हम लोग को देखने को मिलता है जिसको आप उपयोग करेंगे कि इस प्रकार के जो इश्यूज हम लोग को देखने को मिलते हैं उससे बाहर निकलने के लिए। और सरकार साक्षी मलिक, दीपा कर्माकर, पीवी सिंधु जैसी शख्सियतों को भी इस कार्य में शामिल कर सकती है, जिससे कि लोग जो है वो मोटिवेट हो, बच्चियां जो है वो मोटिवेट हो, बच्चियों के पेरेंट्स मोटिवेट हो कि नहीं यार, हमें बच्चियों के करियर पर मेनली पहले फोकस करना चाहिए rather देन उनकी शादी करवाने की जगह। जैसे कि आप काफी सारी स्टूडेंट्स हैं, आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, जब आप आईपीएस बन जाएंगी, जब आप आईएएस बन जाएंगी, तो आपके आसपास या फिर आसपास भी भूल जाओ, दूर दूर तक आपकी फैमिली के अंदर ही आप देखना कि आपकी फैमिली के अंदर ही जो दूसरी बच्चियां होंगी वो भी मोटिवेट होने लगेंगी। जैसे आज की डेट में भी होता होगा, अगर आपने बता दिया हो अपने परिवार में सभी को कि आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, ये भूल अगर आपने कर दी हो, भूल मैं क्यों बोल रहा हूँ बताऊंगा अभी, ये भूल अगर आपने कर दी हो बताकर, तो फिर ऑब्वियस ही बात है कि लोग आते होंगे आपके पास, कुछ आपके कजिन्स वगैरह, कि भैया दीदी बताओ मतलब कैसे प्रिपरेशन जो है वो करें, मतलब किस तरीके से आप प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वो पढ़ाई में वीक क्यों ना हो, बट फिर भी उनके माइंड में एक चीज आ जाता है कि यार हमें भी बनना है, क्योंकि वो आपसे सुन लेते होंगे कि आईएएस आईपीएस का काम क्या होता है, उनकी पावर्स क्या होती है, राइट, वो उनका स्टेटस क्या होता है, वो सब चीजें सुन के अट्रैक्ट हो जाते हैं काफी सारे लोग, राइट। तो ये वाली चीज है, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी को सुन के लाइफ में ये चीज है, मजे को सुन के तो सभी को आनंद मिलता है, बिल्कुल सुकून मिलता है मजा देख के, अरे वाह यार, बत्ती में घूमना पड़ेगा, अरे बिल्कुल आसपास गार्ड्स होंगे, ये होगा वो होगा, तो उसमें लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं। बट दे डोंट नो कि रात में 2 बजे आके सुबह 6 बजे वापस काम पे निकलना है। दे डोंट नो कि अब वो सिस्टम नहीं रहा आराम वाला जैसे पहले हुआ करता था। अब गवर्नमेंट जॉब इस, जैसे कि प्राइवेट सेक्टर में बोलते हैं ना कि जान निकाल ली जाती है, उससे ज्यादा आज की डेट में गवर्नमेंट जॉब में है। और इवन जान निकालने वाले आप ही बन जाओगे, आप ही को ऐसा ट्रेन किया जाएगा कि आप ही जो आपके जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनकी जान निकालोगे कि टाइम पर क्यों नहीं आए ऑफिस, टाइम पर आया करो, रिपोर्ट मी एवरी डे, आई वांट योर रिपोर्ट एवरी डे। इस तरीके से आप बोलोगे, एक्शन लोगे बेहतरीन तरीके से, राइट। तो वो आप ही को इस तरीके से ट्रेन किया जाएगा कि जब आप ही, जैसे होता है ना कि लीडर राजा जो है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर राजा है, राइट। और राजा राजा कभी आराम करता नहीं है, ये वाली बात भी आपको पता होगी, राजा के लिए आराम आराम नहीं होता, उसके लिए तो काम होता है, उसको अपनी पूरी प्रजा को देखना होता है,
राइट। तो आराम उनके लिए नहीं, पहले वो था चीजें, पहले जो थी वो जो भी है XYZ उसको तो भूल जाओ, अब वो चीज नहीं रही। और दूसरी बात, फैमिली में किसी को बताना नहीं है कि आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो। अगर ढिंडोरा पीट दिया तो बहुत बड़ी गलती कर दी है, और पीट दिया तो घर वालों को बोल दो कि भैया किसी को बताने की जरूरत नहीं कि मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा हूँ या कर रही हूँ, क्योंकि लोग कोई आपकी गाइस सक्सेस से खुश नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, कोई भी, चाहे वो फैमिली का हो या फैमिली के बाहर का हो, नो वन वॉन्ट्स यू टू राइज। कोई नहीं चाहता कि आप जो है वो आगे बढ़े, कोई नहीं चाहता। तो और ऐसा अगर हो जाएगा, पता लग जाएगा कि आप बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो पीपल विल गोइंग टू हेट यू। और जब हेट करेंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपके सामने जो है वो क्रिएट होगी, राइट। टॉन्ट मारना शुरू करेंगे। कई बार होता है ऐसा कि लोग चुपचाप घर, मतलब किसी के, कभी मतलब इतने सालों में कभी घर नहीं गए, एक दिन घर जाते हैं, राइट, और चाय वाय पीने के उससे कि अरे बहुत दिन हो गए मिले नहीं। फिर वो डराते हैं कि सिविल सर्विसेज का एग्जाम तो बहुत ही ज्यादा कठिन है, कैसे करोगे इस एग्जाम को, कितने परसेंट आए थे तुम्हारे, ऐसी बातें करने लगेंगे। तो यू नीड टू बी वेरी अवेयर। और ऐसे लोगों को अगर बाई चांस अगर ऐसे लोगों से पाला भी पड़ता है, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। उनके सामने कस करके हंसने लगो, अपने आप को पागल की तरह जो है वो बिहेव करो कि मैं पागल हूँ। मम्मी पापा को बोल दो कि मुझे मतलब पागलपंती के दौरे पे ही, मतलब ऐसा सबको घोषित कर दो कि पता नहीं क्या हो गया, घर में बैठा रहता है, पंखे को देखता रहता है। अरे इस तरीके से आप बुलवाओ तो क्या रहेगा कि ठीक है यार, कोई लोग आपको डिस्टर्ब करने नहीं आएंगे। कि द थिंग इज कि डिस्टरबेंस से आपको जितना दूर भाग सको उतना दूर भागो यार, जितना दूर भाग सको डिस्टरबेंस से, क्योंकि इस एग्जाम में आपके माइंड को अगर जैसे डिस्टर्ब कर दिया तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। सर 8 आवर्स स्लीप इज राइट टू लाइफ, देन हाउ गवर्नमेंट ऑफिसर वर्क लाइक दिस। वर्क, आंदोलन करिएगा प्रीति जी, आंदोलन करिएगा, आंदोलन करिएगा कि 8 आवर्स स्लीप इज राइट टू लाइफ। तो गवर्नमेंट विल से टू यू कि ठीक है 8 घंटे नहीं, आप तो 10 घंटे की स्लीप लो, आप ऑन्टरप्रेन्योर बन जाओ, करोड़ों रुपए की संपत्ति अपने पास कर लो, उसका सोते रहो दिन भर घर में, कोई जरूरत नहीं ऑफिस आने की। गवर्नमेंट का ये रिप्लाई होगा। और आपको तो ये चीज बोलनी नहीं चाहिए यार, मतलब आपको कंट्रोल करना है डिस्ट्रिक्ट को। 8 घंटे स्लीप इज राइट। चलो प्रीति जी थोड़ा सा इस चीज को समझना, क्योंकि अब जिस सर्विस में आप जा रहे हो, दैट सर्विस इज नॉट नॉर्मल। आप नॉर्मल लोग की सर्विस में नहीं जा रहे हो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्विस में जा रहे हो। कभी मौका मिले तो रॉ एजेंट्स और इन लोग की कुछ कुछ मूवीज देखना, पता लगेगा आपको कि किस सर्विस में आप घुसने वाले हो। और इस एग्जाम को आप पढ़ाई की तरह मत लो, आप इस तरीके का लो, अरे मुझे तो मिशन में जाना है, पॉलिटी, मुझे एक टेररिस्ट मुझसे पॉलिटी के बारे में पूछेगा, मुझे उसको पॉलिटी के बारे में सब करेक्ट आंसर बताना है, नहीं तो मेरी जान चली जाएगी। आपको जब एज अ रॉ एजेंट के तौर पर ट्रेन किया जाएगा तो आपको कुछ नहीं, वो भी सेम चीज होगी, सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन है। आपको भी कितना टाइम दिया जाएगा कि 6 महीने के अंदर ये एक नई भाषा याद कर लो, 6 महीने के अंदर इस धर्म की पूरी चीजें याद कर लो, करना पड़ेगी ना। तो उस समय मजा आएगा, बिकॉज यू आर इन अ मिशन, आप मिशन पे होगे। तो कंसिडर इट लाइक अ मिशन, प्रिपरेशन को मिशन की तरह कंसिडर करो कि यार मुझे पॉलिटी खत्म करनी है 15 दिन में, ऐसी की तैसी दिन रात चली है, 15 दिन में कंप्लीट नहीं करी तो एक टेररिस्ट है कमलाक्ष नाम का, वो पूछेगा मुझसे और मैंने नहीं बताया तो वो मारेगा मुझे। ऐसा सोचो ना, सोचो ऐसा और पढ़ो, ठीक है। अरे प्रीति जी, आप तो आपने तो मुझे ही बताया ना, प्रीति जी मुझसे आप बात करते हो वही हो ना आप, मतलब क्योंकि प्रीति जी अपने पास बहुत सारे हैं तो मुझे अभी पता नहीं है। तो आप ही ने तो मुझे इतनी बार बताया हुआ है कि सर मतलब मेडिटेशन से कुछ भी पॉसिबल हो सकता है, तो आप भी मेडिटेशन से पॉसिबल करो चीजों को। आप भी मेडिटेशन से 6 घंटे की जगह 4 घंटे की नींद करो। सुना है ना कि हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर है 4 घंटे सोते हैं, और ऐसे बहुत तमाम लोग हैं 4 घंटे। सदगुरु जी को देखो, वो खुद बोलते हैं कि मैं तो 3 घंटे 2 घंटे सोता हूँ। शाहरुख खान को देखो, शाहरुख खान भी बहुत कम सोता है, 4 घंटे सोता है। सोना इज नॉट अ लेजर, काम करना इज लेजर, मिशन इज लेजर। तो आपके दिमाग में मिशन आना चाहिए कि यार मिशन करना है। थैंक यू रिंकी जी, थैंक यू। इस एग्जाम में काम सिर्फ यही है, पता है, काम सिर्फ यही है कि आपको जो है वो एक्टिव रहना है, माइंड को रोज एक्टिव रखना है, क्योंकि जिस दिन भी माइंड सो गया उस दिन बैंड बजेगी माइंड की। चलो एनीवेज, तो चलो ये पेपर वन से रिलेटेड इतने ही टॉपिक्स थे। अब इस वाले टॉपिक में, ये वाले मैरिज वाले टॉपिक की जो हमने बात करी थी, इसमें आपको किसी प्रकार का डाउट है तो पूछ लो, फिर आगे बढ़े अपन।
चलो वेरी गुड, चलो आगे बढ़ रहे हैं ना। अब देखो, पीएम दक्ष योजना की बात करेंगे, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्राही योजना। ठीक है, तो ये इसका फुल फॉर्म हम लोग को देखने को मिल रहा है, प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्राही योजना। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है अभी, इसकी एक वेबसाइट, इसकी एक एप्लीकेशन भी लॉन्च करी है। किस पर्पस के लिए? स्किल डेवलपमेंट स्कीम को एक्सेसिबल बनाने के लिए, जो टारगेटेड ग्रुप्स हैं, जिसको टारगेट किया जा रहा है कि जिन तक स्किल डेवलपमेंट को पहुंचाना है, जैसे कि बैकवर्ड क्लास हो गए, शेड्यूल कास्ट हो गई, सफाई कर्मचारी हो गए, राइट। तो ये इस चीज के लिए ऐप और वेबसाइट लॉन्च करी है। अब ये पीएम, ये जो दक्ष स्कीम हम लोग को देखने को मिलती है, ये स्कीम इंप्लीमेंट की गई थी किस मिनिस्ट्री के द्वारा? ये क्वेश्चन आएगा। ये क्वेश्चन का आंसर होगा मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। सन 2020 और 21 से ये स्कीम शुरू हुई है, तो लेटेस्ट है, आपको ध्यान में रखनी है पीएम दक्ष स्कीम के बारे में। इसके अंदर टारगेट किया जाता है किनको? एक ग्रुप को, टारगेटेड ग्रुप को। उस ग्रुप के अंदर हमें देखने को मिलता है कि कौन कौन लोग आते हैं, जैसे कि जो मार्जिनलाइज पर्सन जो है, यानी कि पिछड़ा वर्ग जो हम लोग को देखने को मिलता है, इकोनॉमिकली पुअर जो है, शेड्यूल कास्ट, ओबीसी, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, डी नोटिफाइड ट्राइब्स, सैनिटेशन वर्कर्स, जिसके अंदर वेस्ट पिकर आते हैं, जो कचरा उठाने वाले जो होते हैं ना, मैनुअल स्कैवेंजर्स होते हैं, वैसे ये एक्टिविटी बैंड है, आपको पता होगा इसके बारे में, राइट। और ट्रांसजेंडर भी इसके अंदर शामिल हम लोग को देखने को मिलते हैं, और भी इसी प्रकार की सिमिलर प्रकार की कैटेगरी के लोग जो कि पुअर है, गरीब है, राइट। तो क्या किया जाता है उनकी गरीबी को दूर करने के लिए? तो ये स्कीम उनमें स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोवाइड कराती है। ये स्कीम उनको स्किल प्रोवाइड कराती है, जैसे कि जो गरीब है, जो कमा नहीं पा रहा। अब देखो, इकोनॉमिक्स में सबसे बेहतरीन रूल है कि जो प्रॉब्लम है वही सोल्यूशन है, और हर जगह, इकोनॉमिक्स ही छोड़ दो, हर जगह जो प्रॉब्लम है वो सोल्यूशन है। ये चीज आप ध्यान में रखो। जैसे आपको मेंस के आंसर में लिखना है कि ये प्रॉब्लम है, जैसे गरीबी की प्रॉब्लम है इंडिया में, तो सोल्यूशन क्या है? गरीबी हटाओ। सोल्यूशन इज गरीबी हटाओ ना, गरीबी की प्रॉब्लम है मतलब गरीबी हटा दो। यहां पर लोग गरीब हैं, इनकी गरीबी कैसे हटेगी? अब कैसे हटेगी इज द पॉइंट। कैसे हटेगी? आप उसमें स्किल डेवलपमेंट करो। उनको पैसा देना से तो गरीबी हटने नहीं वाली, पैसा दोगे वो फिर दारू पी के उड़ा देंगे, पैसा खत्म, राइट। तो आप उनको स्किल सिखाओ। और एक बात हमेशा याद रखना, कभी भी किसी व्यक्ति को चीजों को हाथ में परोस के मत दो। स्पून फीडिंग कभी भी किसी को मत करो, उनको मेहनत करने के लिए दो, क्योंकि जब वो मेहनत करेंगे तब उनका दिमाग चलेगा, और तभी जो है वो सक्सेस हासिल कर पाएंगे, राइट। क्योंकि दिमाग चलाना है जरूरी, तो इनका दिमाग चलवाया जाएगा कैसे? स्किल्स इनकी डेवलप करके, राइट। इनको ट्रेनिंग प्रोग्राम दिया जाएगा, जैसे कि वो अपनी स्किल्स को अपस्किल करें। शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम इनका होगा, लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम इनका होगा, जैसे कि इनमें स्किल्स आने के बाद, जैसे कि इनको सिखा दिया जाएगा कि अरे यार कपड़े कैसे सिलने हैं, राइट। तो कपड़े सिलना इनको सिखा दिया जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि किसी भी इस प्रकार के जो इंडस्ट्रीज वगैरह जो होती है, कॉटन इंडस्ट्रीज वगैरह, तो उसमें इनको काम मिल जाएगा, राइट। कपड़ों की इंडस्ट्री में इनको काम मिल जाएगा, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इनको काम मिल जाएगा, है ना। इस तरीके से उनको स्किल्स सिखा दी जाती है कि जिससे कि पैसा कमा पाए वो। तो इस प्रकार की स्कीम की क्या आवश्यकता है? तो ट्रेनिंग से क्या होगा? इनका इकोनॉमिक एम्पावरमेंट होगा, अपलिफ्टमेंट इनका होगा, जिसके बारे में हमने बात करी है। सिर्फ सिंपल सी बस इतनी चीज आपको इस टॉपिक में समझनी है, इससे ज्यादा और कुछ फालतू चीज है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ये सब चीजें, जैसे कि आप जानती ही हो कि महिलाओं को एम्पावर करना जरूरी है, टारगेटेड ग्रुप्स में महिला भी हम लोग को देखने को मिल रही है। तो जो चीज काम की होती नहीं है उस चीज पर मेनली फोकस मत करना, इन वर्ड्स पर बस आप फोकस करना, राइट। बस सिर्फ इतनी चीज है इस पूरे के पूरे टॉपिक में, दैट्स इट। अब पूछो इस टॉपिक में कोई डाउट, किसी प्रकार का डाउट है तो पूछ लो, फिर अपन फोर्स्ड कन्वर्जन वाले टॉपिक पर बढ़ेंगे आगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फोर्स्ड कन्वर्जन, फोर्स्ड कन्वर्जन। ठीक है, चलो आगे बढ़ रहे हैं। तो विश्व हिंदू परिषद, इसने डिमांड करी है एक सेंट्रल लॉ फोर्स्ड रिलीजियस कन्वर्जन के अगेंस्ट, फोर्स्ड रिलीजियस कन्वर्जन के अगेंस्ट। तो देखिए, मैंने आपको उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के भी अलग, जैसे कि लव जिहाद का एक टॉपिक तो दिया ही दिया था, एंटी रिलीजियस कन्वर्जन के ऊपर एक टॉपिक दिया ही दिया था, बल्कि मैंने आपको यूपी और एमपी के कानून का भी टॉपिक दिया था। कल लिंक आपको आई होगी एप्लीकेशन में, होपफुली आपने देखा। अच्छा, एक चीज मैं एप्लीकेशन से रिलेटेड पूछना चाहता हूँ, आप लोगों ने सभी ने टेस्ट क्यों नहीं दिया? काफी सारे लोगों ने टेस्ट अटेम्प्ट नहीं किया। टेस्ट अटेम्प्ट करो यार, काफी कम लोगों ने टेस्ट दिया। मुझे एक कंप्लेन आई है एक स्टूडेंट की तरफ से, क्या टेस्ट देने में किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो रही है क्या? क्या वो जो ऑप्शन है ए बी सी डी, वो क्या प्रेस नहीं हो रहे हैं क्या? मुझे प्लीज अभी बता दो आप, क्योंकि मैं उनको बता दूं कि मेरे भी शायद उनके डिवाइस में प्रॉब्लम हो, या पता नहीं क्यों एक ही स्टूडेंट से वाली प्रॉब्लम आई है। क्योंकि टीचमेंट वालों से मैंने बात करी थी, तो उन्होंने बोला था कि एक बार अनइंस्टॉल करके रीइंस्टॉल करवा लो एप्लीकेशन। कई बार क्या होता है, कैच वगैरह जो होता है ना, जैसे ऑप्शन होता है क्लियर कैच करना, कुछ लोग को सेटिंग्स पे जाकर क्लियर कैच करना आता नहीं है, कई बार कैच के चक्कर में भी
यानी कि वो अननेसेसरी डेटा के चक्कर में एप्लीकेशन कई बार लैग करती है, हैंग करती है। तो कुछ प्रॉब्लम आ रही है क्या गाइस? अच्छा, रिंकी जी के ग्रेजुएशन के एग्जाम है इसलिए अभी उन्होंने नहीं दिया, कोई बात नहीं, बाद में दीजिएगा। यस सर, समटाइम नेक्स्ट पेज स्मूथली नॉट कम्स। ठीक है, मैं इस पर काम करूंगा। शुभी शुभी जी को प्रॉब्लम नहीं आई। सर उसमें ये भी नहीं पता चल रहा कि कौन सा आंसर सही है और कौन सा गलत। आंसर की में पता नहीं लग रहा क्या? वहां पे देखिए साइड में आंसर की होगी, आंसर की वहां पर मेंशन होगी। अरे सबमिट तो करना चाहिए था, ऐसा मत किया करो। देखो आपकी ये प्रैक्टिस चल रही है, बहुत कम आंसर सही थे या गलत थे उससे मत, उसका मत सोचो। ये आपकी प्रैक्टिस चल रही है, आपको अपनी प्रैक्टिस करनी है। भले ही पूरे की पूरे जितने क्वेश्चन थे गलत हो जाए चलेगा, बट प्रैक्टिस कंटिन्यू रखो। चलो ठीक है, मैं उनसे एक बार पूछ लूंगा इस बारे में, इसको अपडेट करने के लिए बोलूंगा। अभी तो यार अपन पता है ये वाला प्लेटफॉर्म को सिर्फ ट्रायल की तरह ले रहे हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ थोड़े फंड्स इकट्ठा करके अपना खुद का पर्सनल प्लेटफॉर्म जो है वो शुरू करें अपन। वो अभी नहीं, अभी चेंज नहीं करेंगे, अभी चलने देंगे इसको कुछ महीने तक। अभी सिर्फ ये ट्रायल के लिए मैं ये टीचमेंट पे आया हूँ कि चीजें अपन को समझ में आए और धीरे से फिर अपन शिफ्ट करें अपने खुद के पर्सनल एप्लीकेशन पे। ठीक है, चलो फिर अब आगे बढ़े। चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश बहुत स्ट्रॉन्ग कानून लेकर आए थे ये फोर्स्ड कन्वर्जन के अगेंस्ट। वैसे ही हरियाणा और कर्नाटक भी जो है उन्होंने भी अनाउंस किया था कि वो भी ऐसे कानून लाना चाहते हैं। बट कुछ रीसेंट इवेंट्स के थ्रू प्रूव हुआ कि ये जो रैकेट है, ये जो चल रहा है रैकेट, ये पैन इंडिया रैकेट है। ठीक है, ऐसा कुछ बताया कुछ लोगों ने, राइट, इस बारे में इंफॉर्मेशन दी कि ये पैन इंडिया रैकेट है और एक सेंट्रल लॉ होने की आवश्यकता है। पूरे पैन इंडिया के लिए कानून होने की आवश्यकता है, स्टेट वाइज कानून से काम नहीं चलेगा। तो पूरा रैशनल जो है ये एंटी कन्वर्जन लॉ के पीछे हम लोग को क्या देखने को मिलता है। तो एक तो फोर्स कन्वर्जन का खतरा सबसे बड़ा, उकसावा या प्रलोभन देना किसी व्यक्ति को, राइट, कुछ पैसे दे देना, लो 500 का नोट अपने धर्म को चेंज कर लो, कर देते हैं लोग, कोई बड़ी बात नहीं है। वो सोचते हैं कि चलो धर्म चेंज कर दिया, रात की दारू का इंतजाम हो गया, राइट, तो ऐसा करते हैं लोग। इसके अलावा रिलीजियस कन्वर्जन जो है वो एक फंडामेंटल राइट हम लोग को देखने को मिलता है कि नहीं है। तो ये वाली चीज यहाँ पर बताई जा रही है कि रिलीजियस कन्वर्जन इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, राइट, तो ये चीज आपको पता होगी इस बारे में। तो ये सब एंटी कन्वर्जन लॉ के पीछे का हम लोग को वो देखने को मिलता है। अब क्रिटिक्स जो है, जो आलोचकों जो है, उनके पक्ष की अगर हम लोग बात करें तो ये कॉन्सेप्ट लव जिहाद का हम लोग को देखने को मिलता है। इसका कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल या फिर लीगल बेसिस नहीं है, राइट। पहला पॉइंट तो ये यहाँ पर बताया जाता है कि लव जिहाद का ये कॉन्सेप्ट है। जो क्रिटिसाइज करते हैं बोलते हैं कि इसका कोई भी लीगल बेसिस या कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट लव जिहाद का है। वो यानी कि कुछ कैटेगरी के लोग जो कि एक धर्म पर एक धर्म के अगेंस्ट हम लोग को देखने को मिलते हैं, तो अक्सर उनकी तरफ से इस प्रकार के कॉन्सेप्ट आते हैं। इसके अलावा पॉइंट आउट ये भी किया गया आर्टिकल 21 को, कि आर्टिकल 21 गारंटी देता है एक इंडिविजुअल को कि राइट टू मैरी अ पर्सन ऑफ वंस चॉइस। कि ये वाली चीज तो बिल्कुल सही है कि राइट टू मैरी अ पर्सन ऑफ वन चॉइस हम लोग को देखने को मिलता है कि एक व्यक्ति अपनी खुद की चॉइस से किसी दूसरे व्यक्ति के साथ जो है वो शादी कर सकता है, कि शादी का डिसीजन उसकी उसका खुद का होना चाहिए, उसकी खुद की चॉइस के अकॉर्डिंग होना चाहिए। और आर्टिकल 25 के अंदर फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, प्रैक्टिस एंड कन्वर्जन ऑफ रिलीजन ऑफ वंस चॉइस इंक्लूडिंग नॉट फॉलोइंग एनी रिलीजन। यानी कि अगर वो मतलब होता है ना कि वो अगर कोई भी मतलब धर्म को अगर मानना नहीं चाहता तो सभी धर्म को वो अवॉइड भी कर सकता है। आपको पता होगा काफी सारे लोग नास्तिक, जिसको हम लोग बोलते हैं कि नास्तिक है क्या, तो नास्तिक है क्या, भगवान भगवान की पूजा नहीं करता है, ऐसे बोलते हैं ना अक्सर। तो ये उन्हीं लोग के लिए एप्लीकेबल है कि उनके पास भी पूरा अधिकार हम लोग को, और ये फंडामेंटल राइट के अंदर आ जाता है कि एक व्यक्ति अपने अकॉर्डिंग, अपने चॉइस के अकॉर्डिंग अपने धर्म को जो है वो प्रैक्टिस कर सकता है, राइट। और अगर अपने चॉइस के अकॉर्डिंग अगर वो कन्वर्ट भी होना चाहे तो भी हो सकता है, राइट, अपने चॉइस के अकॉर्डिंग। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। ये सब चीजें आर्टिकल 25 के अंदर गारंटीड है। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी मैरिज को लेकर किस चीज के बारे में बात करी, तो काफी सारे ऐसे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आए, जजमेंट आए, जिसमें कहा कि स्टेट, अब देखो मुझे एक चीज बताओ, आर्टिकल 12 के अंदर मैं भी एक चीज पूछना चाहूंगा, स्पेशली वो स्टूडेंट जो फंडामेंटल राइट पढ़ चुके हैं। तो स्टेट के अंदर कोर्ट को रखा जा सकता है क्या? कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये भी क्या स्टेट की डेफिनेशन में आएंगी? बताओ। नहीं आएंगी, वेरी गुड, नहीं आएंगी, मतलब मिक्स्ड आंसर आ रहा है।
बट याद रखना कि नहीं आएंगी, ठीक है। कोर्ट के अंदर, कोर्ट की डेफिनेशन में स्टेट नहीं आएगी, जुडिशरी कोर्ट की डेफिनेशन में नहीं आएगी, ठीक है। तो ये चीज अभी के अभी दिमाग में बैठा लो, ये चीज आ सकती है प्रीलिम्स में, तो आप इसको आंसर दे देना कि स्टेट की डेफिनेशन में सिर्फ अथॉरिटीज आती हैं, गवर्नमेंट आता है। जैसे कि आपका डीएम का ऑफिस जो होगा, राइट, आपका आईपीएस जब आप बनोगे तो आपका एसपी कार्यालय होगा, आईजी कार्यालय होगा, डीआईजी कार्यालय होगा, तो वो सब आएगा स्टेट की कैटेगरी में, ये नहीं आएगा, राइट, ये नहीं आएगा, जुडिशरी नहीं आएगी, ठीक है। तो ये चीज आप लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है। जुडिशरी नहीं आएगी, आपको ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो स्टेट जो है, स्टेट मतलब कि यहाँ पे गवर्नमेंट, राइट, तो गवर्नमेंट जो है और यहाँ पर ये बताया जा रही है काफी सारे जजमेंट ऐसे आए हैं दैट द स्टेट एंड द कोर्ट्स हैव नो जुरिस्डिक्शन, इवन स्टेट, गवर्नमेंट और कोर्ट, देखिए इसको सेपरेट करके इन्होंने बताया कि स्टेट, स्टेट के अंदर सब कुछ आया था, अथॉरिटीज, गवर्नमेंट, सब कुछ। तो स्टेट और कोर्ट ये अलग अलग करके इसलिए लिखा हुआ है यहाँ पर क्योंकि स्टेट की डेफिनेशन में कोर्ट नहीं आता। तो देखिए क्लियरिटी यहाँ पर, देखिए क्लियरिटी देखिए, ठीक है। तो स्टेट और कोर्ट सेपरेट हम लोग को देखने को मिलते हैं कि ये दोनों जो है इनके पास कोई भी क्षेत्र अधिकार नहीं है, ज्यूरिसडिक्शन नहीं है कि एक अडल्ट का जो एब्सोल्यूट राइट है ये चूज करने का कि उसका पार्टनर कौन होगा, तो उसको वो छीन नहीं सकते या उस पर वो डिसाइड नहीं करेंगे। मतलब दोनों के पास कोई अधिकार नहीं है कि सामने वाले के लिए डिसाइड करना कि उसकी चॉइस के अकॉर्डिंग उसे शादी किससे करनी है, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो बड़ी समस्या हो जाएगी, राइट। तो ये वाली चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। और भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने लिली थॉमस और सरला मुदगल केस, दोनों मामलों में ये पुष्टि की है कि धार्मिक विश्वास के बिना, पॉइंट टू बी नोटेड, धार्मिक विश्वास के बिना और कुछ कानूनी लाभ प्राप्त करने के एकमात्र उद्देश्य के लिए किए गए धर्म परिवर्तन का कोई आधार नहीं है। यानी कि एक व्यक्ति अगर कुछ चीज के लिए, जैसे होता है ना, पहले होता था, बहुत ज्यादा होता था, आज की डेट में फिर भी कम हो गया, 500-500 रुपए देकर कन्वर्ट करवा लिया जाता था, राइट। तो वो 500 रुपए लेकर कन्वर्ट हो गए, फिर दूसरी पार्टी से 500 रुपए लेकर फिर कन्वर्ट हो गए, तो उनको तो 500 से मतलब है, उनको तो रात की दारू के इंतजाम से मतलब है। तो इस प्रकार से अगर कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार के उद्देश्य से अगर अपना धर्म परिवर्तन करता है तो उसका कोई आधार नहीं माना जाएगा, राइट। और इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने वर्ष 2020 में, वर्ष 2020 के एक केस हम लोग को देखने को मिला है, सलामत अंसारी प्रियंका, ये खरवाड़ केस जो है, इसमें निर्णय सुनाते हुए कहा कि किसी साथी को चुनने का अधिकार अथवा अपनी पसंद के व्यक्ति के साथ रहने का अधिकार नागरिकों के जीवन और स्वतंत्रता संबंधी मूल अधिकार आर्टिकल 21 का भाग हम लोग को देखने को मिलता है। यानी कि एक व्यक्ति अपने चॉइस के अकॉर्डिंग अपने पार्टनर को चुन सकता है। ये बात मम्मी पापा को कैसे समझाया जाए, आज की डेट में नहीं समझाया जाता, क्योंकि आज की डेट में हमारी फैमिली भी जो है वो लव मैरिज के अगेंस्ट होती है, काफी सारी फैमिली, क्योंकि काफी सारी फैमिली जो है वो अभी भी हम लोग को कंजर्वेटिव्स देखने को मिलती है, राइट, पुरानी सोच की, ओल्ड ऑर्डर की देखने को मिलती है, राइट। बट कौन समझाए उनको, उनको पढ़ाओ ये वाली चीज सभी लोग कि देखिए जिसको भी लव मैरिज करनी है वो पढ़ाए उनको। अच्छा अच्छा गाइस, ये कट रही है क्या आवाज? अच्छा कुछ दिख नहीं रहा है, चलो अच्छा एक मिनट रुकिएगा। दिख रहा है आपको, क्लियर है क्या गाइस? एक बार आप लोग अपने नेटवर्क को, अच्छा हाँ ये क्लियर कर दिया करो यार, हाँ हाँ, मतलब ऐसे ऐसे क्लियर किया करो। मैंने बोला सर कुछ दिख नहीं रहा है, और मैंने लिखा कि कुछ सर को एक स्टूडेंट बोला कुछ दिख नहीं रहा है, मैंने कहा दिख नहीं रहा है, सब लोग लिख रहे हैं नो 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 नो। अब उसमें मुझे लगे कि अरे यार यार सबको नहीं दिख रहा है, तो एक बार लिख दिया करो, ठीक है। विद्व चोरो क्या होता है रुचिका दी? ये विद्व चोरो हमको दिख भी नहीं रहा है, सबको तो दिख रहा है यार। एक बार एक काम करो ना, आप एक काम करो, एप्लीकेशन को रीस्टार्ट कर लो। मे भी कई बार क्या होता है कि नेटवर्क के चक्कर में ये बड़ा नाटक है, क्योंकि अपने डिजिटल इंडिया में इतना तेज हमारा वो नहीं है ना। चलो अपन आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट को तो ये प्रॉब्लम आ नहीं रही है, तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखो आज की डेट में क्या चीज करने की आवश्यकता है, यूनिफॉर्मिटी लाने की आवश्यकता है। आर्टिकल 18 जो किसका, ह्यूमन राइट का, ह्यूमन राइट यूनिवर्सल डिक्लेरेशन का आर्टिकल 18 ये कहता है कि एवरीवन हैज द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, सभी के पास मतलब धर्म की आजादी होनी चाहिए, आजादी है, राइट। और चेंजिंग देयर फेथ ऑल्सो, उनकी आस्था जो है उसको अगर उन्हें बदलनी है, राइट, तो वो बदल सकते हैं, सबके पास इस प्रकार की आजादी है। और सेंटर कैन फ्रेम अ मॉडल लॉ,
लाइक मॉडल लॉ ऑन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, जिस प्रकार से मॉडल लॉ लाया गया कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर, राइट, तो वैसे ही एक मॉडल लॉ लाना चाहिए केंद्र को पूरे देश के लिए, पूरी कंट्री के लिए, इसी तौर पर, राइट, रिलीजियस कन्वर्जन के तौर पर। और स्टेट्स इनेक्टिंग एंटी कन्वर्जन लॉ, और जो भी स्टेट्स इस प्रकार के कानून को लागू कर रही हैं, उन्हें किसी प्रकार की फालतू चीजें अपने प्रोविजन में रखनी नहीं चाहिए, राइट, कि अगर एक व्यक्ति अपनी खुद की इच्छा से अगर कन्वर्ट होना चाह रहा है तो वो हो सके, तो ऐसे ऐसे विंडो रखनी चाहिए, राइट। और इसमें पता है, इस प्रकार के कानून में हमारी कंट्री के अंदर, मैं अपना पर्सनल अभी ओपिनियन बता रहा हूँ, ठीक है, इस ऑन रिकॉर्ड ये चीज मेंशन कर रहा हूँ कि अब मेरा पर्सनल ओपिनियन है, इसको आप मेंस में उपयोग करना चाहे तो कर सकते हो ना, या फिर आप अपना ओपिनियन भी बता सकते हो। अकॉर्डिंग टू मी कि इंडिया के अंदर इस प्रकार की बातें भी नहीं करनी चाहिए। द रीजन मैं बताऊं, क्योंकि मतलब इस टाइप की एंटी रिलीजियस टाइप की, ये पता है इंडिया के अंदर कुछ इस प्रकार की चीज लानी चाहिए, इस प्रकार के मॉडल पर काम करना चाहिए कि आप जो है, जैसे इंडिया सेक्युलर कंट्री है, हर प्रकार के हर धर्म के लोग रहते हैं, और सबके लिए अपना धर्म जो है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है, राइट, और वो सेंटीमेंट से जुड़ा होता है। तो कभी भी ऐसी बात ही मत करो, मतलब एंटी रिलीजियस कन्वर्जन या किसी चीज की, ऐसी ऐसी चीजों को प्रमोट करो ना आप, ऐसी वेलफेयर सोसाइटी बनाने के लिए इन चीजों को प्रमोट करो कि यार हम सब जो है वो ब्रदरहुड के अंदर आते हैं, सभी सभी के लिए धर्म जो है वो मतलब इक्वली इंपॉर्टेंट है, और सभी अपने धर्म को अच्छे से फॉलो करें, धर्म की अच्छी अच्छी बातें कई बार बता दो, देखिए इस धर्म में ये चीजें मेंशन है, कितनी अच्छी चीज, आप अच्छी बातें बताकर प्रमोट करो, राइट। तो अगर इस प्रकार से चीजें होंगी ना, तो क्या क्या होगा कि जैसे कि अ, अगर अपन सीएए की बात भी करें या दूसरे चीजों की बात भी करें, राइट, देखें अपन काफी सारे मतलब कानून इस प्रकार के, तो कई बार कुछ लोगों के सेंटीमेंट्स हर्ट होने लगते हैं, राइट, इस प्रकार की चीज हम लोग देखते हैं। और कई बार जैसे कि आपको पता हो कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं यार कि जिसमें से मतलब एक एक को अगर फायदा मिलता है, एक रिलीजियस कम्युनिटी को फायदा मिलता है, तो दूसरी रिलीजियस कम्युनिटी जो है वो मतलब उनको ऐसा लगता है कि उनके साथ मतलब फेवर नहीं हुआ, ठीक नहीं हुआ, उनको अच्छा नहीं मतलब वो हुआ है, यानी कि बर्ताव भेदभाव हो गया, एक प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन हो गया। तो इंडिया के अंदर प्रमोट कुछ इस प्रकार की चीजें भी करनी चाहिए। देखो इस प्रकार की ये जो प्रैक्टिस है, ये लीगल प्रैक्टिस है, और इसमें कई बार हम लोग देखते हैं कि बहला फुसला के ऐसे केसेस आए हैं, नो डाउट, मैं उसके लिए वो नहीं करूंगा, मतलब अवॉइड नहीं करूंगा इस चीज को, कि ऐसे डाउट जो है मतलब इस प्रकार के केसेस भी बहुत सारे आए हैं, हम लोग को देखने को मिला है कि महिलाओं को बहला फुसला के उन्हें गलत चीज बताकर उनका मतलब रिलीजियस कन्वर्जन करवा दिया गया, तो ऐसी चीज भी हमें देखने को मिली है, राइट। तो ऐसी चीज जब होती है तो सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, बट एक बार प्रमोट करना चाहिए कि सभी के धर्म में देखो कितनी बढ़िया बढ़िया चीजें लिखी हुई है, आप ब्रदरहुड के साथ रहो, मिलकर रहो, राइट। इस प्रकार की प्रमोशन की भी बहुत ज्यादा आवश्यकता है, राइट, क्योंकि क्या हो रहा है कि ऐसी चीजें जो आज की मतलब इफ आई एम नॉट रॉन्ग पिछले 10 सालों में बहुत ज्यादा बढ़ती आ रही है, इस प्रकार की चीजें आज की डेट में युवा जो है वो इन सब चीजों में टाइम वेस्ट करता नहीं है। बट क्या होता है कि कई बार लोग जो है वो कई केसेस में हम लोग देखते हैं सब कुछ भूलकर इन चीजों में शिफ्ट होने लगते हैं, और हमें इन चीजों में शिफ्ट नहीं करवाना है। हमारी जो वर्कफोर्स है उसे हम लोग को किस चीज में शिफ्ट करवाना है, इकोनॉमिक जनरेशन पर शिफ्ट करवाना है, और वेलफेयर वेलफेयर सोसाइटी बनाने के ऊपर शिफ्ट करवाना है। यस सर, दैट सेक्युलरिज्म इफ वेरी गुड, बट ऐसा होना मुश्किल है बिकॉज कुछ पॉलिटिशियंस है ऐसे टॉपिक्स में आग में एग्जैक्ट यार, वो पता है वो खेल जो है ना, वो उनका जो देखने को मिलता है वो जैसे अगर आप चीजों को समझने की कोशिश करें पॉलिटिशियंस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो एक वोट बैंक वाली चीज होती है। और मेनली पता है हमें अपनी कंट्री को वेलफेयर सोसाइटी के तौर पर बनाना चाहिए। जैसे कि उन्हें बताना चाहिए कि देखो जैसे कि सिख है, सिख कितना वो करते हैं, आप देखिएगा सिख रिलीजन में आप देखिए कि कितना भी करोड़पति आदमी क्यों ना गुरुद्वारा जाकर पॉलिश करता है, शू पॉलिश करता है, राइट, अपना कंट्रीब्यूशन देता है पर्सनली। तो इस प्रकार के कंट्रीब्यूशन की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। पॉलिटिशियन जैसे कि मुझे तो कई बार बहुत सारे लोग ऐसे भी देखने को मिलते हैं, जैसे वो गुरु नहीं होते, संत गुरु लोग, कितनी बढ़िया बातें करते हैं यार। कायदे में तो उनकी बातों को टेलीकास्ट करना चाहिए, कुछ कुछ उनकी क्लिप्स को टेलीकास्ट करना चाहिए। कुछ काफी सारे ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर हैं, वो धर्म को लेकर भी इस प्रकार की स्टोरीज बता देते हैं, इस प्रकार की बातें करते हैं कि जो मे भी शायद उस धर्म का क्यों ना हो, वो भी मोटिवेट हो जाता है। तो जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना कि जैसे कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि ब्रेन वॉश कर देते हैं एक व्यक्ति को, तो आप ब्रेन वॉश करके अच्छी चीजें डालो ना। ऐसा जरूरी थोड़ा ना कि ब्रेन वॉश करके बुरी चीजें ही डाली जा सकती है। इन माई यूनिवर्सिटी एवरी रिलीजन प्रेयर हैपन, संस्कृत मंत्र, वेरी गुड यार, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। ये सर ये पब्लिक को खुद ही समझना पड़ेगा, तभी चेंज आएगा।
अब तो कुछ ज्यादा ही हो गया है उत्तर प्रदेश में जब से सीएम योगी आए। नहीं नहीं देखो अपन इस टॉपिक पर नहीं आएंगे, इस टॉपिक पर नहीं आएंगे, क्योंकि देखो एवरीवन इज गुड इन दैट इन देयर स्पेयर। सभी लोग अच्छे हैं अपने स्पेयर में। इवन आपको तो ये सब पॉलिटिशियन के बारे में सोचना भी नहीं है, आपको तो ब्यूरोक्रेसी के बारे में सोचना है, राइट? कि आपको एज अ ब्यूरोक्रेट बनना है। आप अपने डिपार्टमेंट में जाओगे तो आपके डिपार्टमेंट में सबको आप एक तो फर्स्ट पॉइंट इक्वली ट्रीट करोगे, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, राइट? इंडिविजुअल बेसिस पर। और दूसरी बात यार, इंसानियत पर पता नहीं लोग फोकस नहीं करते। पता है मुझे तो बहुत बेकार बात ये लगती है कि लोग इंसानियत पर क्यों नहीं काम करते हैं। इंसानियत क्या मर गई है एक प्रकार से? मतलब धर्म क्या इंसानियत से बड़ा हो गया? और एक चीज आप देखेंगे, आप किसी भी धर्म को उठाकर देख लें, इंसानियत पर मेन फोकस किया गया है, पर फिर भी लोगों को पता नहीं क्या है, चुल है, क्या बोले अब। एग्जैक्टली ये बात जो आपने कही है अभिषेक जी, बिल्कुल सही बात कही है कि अगर लोग अपने बच्चों को इस प्रकार से अगर फीड करें ना, मतलब अपब्रिंगिंग करें उनकी, तब ये चेंज जो है वो मैक्सिमम लेवल पर देखने को मिलेगा। क्या होता है कि घर में ही कई बार ऐसी बातें होने लगती हैं, घर में ही उटपटांग बातें, राइट? तो वो नहीं होनी चाहिए कभी, राइट? चलो एनीवेज, तो एक चीज थी, कोई भैया किसी को बुरा लगा हो तो मैंने इसलिए पहले ही बता दिया कि यार ये मेरे पर्सनल ओपिनियन है, ये यहाँ पर इस टॉपिक से रिलेटेड ये कुछ नहीं है, तो इसलिए मैंने बताया कि यार कि मुझे ऐसा लगता है, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है। आपको अगर अच्छा लगे तो वेल एंड गुड, अगर नहीं लगे तो कोई बात नहीं, आप मत लिखिएगा उसको, उस चीज को आंसर में, राइट? और कि वेलफेयर सोसाइटी पर मैं मेनली टारगेट करना चाहता हूँ। इसका बेस्ट एग्जांपल शहादत अली है, कैब कैब ड्राइवर। अच्छा, ये शहादत अली यार, ये वही वाला केस है क्या, 20 थप्पड़ वाला अभी जो चल रहा है? या कौन सा केस है, मुझे पता नहीं है यार एग्जैक्टली। अच्छा वही वाला केस है। अच्छा 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 अच्छा, वही वाला केस है। बहुत चल रहा है यार, वो तो बहुत ही खतरनाक तरीके से वायरल हो रहा है वो सब चीजें। चलो एनीवेज, वो सब चीज अपने काम की नहीं है। अपन को तो काम की चीज जो बिठानी है वो इस टाइप के मुद्दों पर मेनली फोकस करना है, मेनली टारगेट करना है। ऐसे मुद्दे तो आते रहेंगे, कॉमन मैन के लिए बहुत सारे ऐसे मुद्दे आते रहेंगे। आप ब्यूरोक्रेट्स हो, आप उससे बढ़कर हो, आपको और नेशनल लेवल पर काम करना है। आपको पीएम के साथ बैठना है यार, आपको पीएम के साथ पॉलिसी डिसीजन लेना है। आपके जो एडवाइजर हैं, या ये जो होता है ना, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर एनएसए, उनके साथ बैठकर आपको प्लानिंग करनी है कि किस प्रकार से मूव करना है, तो उस डायरेक्शन में काम करो। ये सब छोटी मोटी चीज है, राइट? चलो एनीवेज, एंटी कन्वर्जन लॉ ऑल्सो नीड्स टू इंक्लूड अ प्रोविजन टू मेंशन द वैलिड स्टेप फॉर कन्वर्जन बाय माइनॉरिटी कम्युनिटी इंस्टीट्यूशन। अब एंटी कन्वर्जन लॉ में कुछ प्रोसेस भी ला दी जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो ये कुछ चीजें जो है वो इस प्रकार से बताई गई है कि किस प्रकार से कार्य करना चाहिए एंटी कन्वर्जन लॉ के लिए, प्रोविजन किस प्रकार के लाने चाहिए। पीपल ऑल्सो नीड टू बी एजुकेटेड, एजुकेशन इज एवरीवेयर, एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जहां पर भी एजुकेशन होगा, जहां पर भी एजुकेशन होगा, वहां पर चीजें बदलती हुई नजर आएंगी। क्योंकि एजुकेशन जो होता है वो इंसान के माइंड को ओपन करता है, और इंसान के माइंड को ओपन करना इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस प्रिपरेशन। ऑल्सो सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन में देखो, बुक्स सबके पास है, सोर्सेज सबके पास है, सब सोर्स हर जगह अवेलेबल है, राइट? बट उसको आप किस तरीके से अपने अंदर इनटेक कर रहे हो, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट इन दिस एग्जामिनेशन, राइट? तो ये चीज है, और इसी के साथ ये वाला टॉपिक फिनिश होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। बताइए यहां तक आपको पूरी बातें क्लियर हुई? किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है तो आप पूछ लो। चलो वेरी गुड, आगे बढ़ सकते हैं। चलो आगे बढ़े। दिल्ली हाई कोर्ट का कहना है, एडॉप्शन नॉट लिमिटेड बाय रिलीजन, धर्म की सीमाओं में सीमित नहीं है एडॉप्शन। ये चीज यहां पर बताई गई है, दिल्ली हाई कोर्ट ने इस चीज के बारे में मेंशन किया है। तो दिल्ली उच्च न्यायालय किशोर न्याय बच्चों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम, जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट, जेजे एक्ट, जिसके बारे में भी कुछ दिन पहले भी हम लोगों ने पढ़ा था डिटेल में। तो इस एक्ट के तहत गोद लेने हेतु आवेदन करने पर, यानी कि इस एक्ट के तहत बच्चे का जब एडॉप्शन किया जाता है, तब उस एडॉप्शन के दौरान जो एप्लीकेशन फाइल की जाती है, तो बच्चों को गोद लेने में दिलचस्पी रखने वाले व्यक्ति जो है उनको उसके धर्म तक सीमित नहीं किया जा सकता। यानी कि उस व्यक्ति को उनके धर्म तक सीमित नहीं रखा जा सकता जो भी उस बच्चे को जो है वो गोद ले रहा है। जैसे कि बच्चा किसी दूसरे धर्म का है,
जो गोद लेने वाले हैं, गार्जियन जो बनने वाले हैं, पेरेंट्स जो बनने वाले हैं, राइट, तो वो दूसरे धर्म के हैं, तो इस प्रकार की चीजें जो है वो नहीं हो सकती। तो ये वाली चीज यहाँ पर बताइए गई है। पहले तो ये वाली चीज उन्होंने कही, बट इस चीज को क्लियर भी किया। देखो हुआ क्या था कि कोर्ट जो है वो सुनवाई कर रहा था, एक मामला था, एक क्रिश्चियन कपल का मामला हम लोग को देखने को मिला था। उन्होंने एक मतलब हिंदू लॉ के तहत एक बच्चे को अडॉप्ट किया। तो कोर्ट ने कहा कि क्रिश्चियन और मुस्लिम कपल जो हैं वो हिंदू चाइल्ड को अडॉप्ट नहीं कर सकते, कुड नॉट अडॉप्ट अ हिंदू चाइल्ड अंडर HAM, हामा कानून, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, जो ये हामा कानून हम लोग को देखने को मिलता है। तो उसके तहत मुस्लिम और क्रिश्चियन हिंदू बच्चे को अडॉप्ट नहीं कर सकते। तो ये चीज जो है वो कोर्ट ने फर्स्ट पॉइंट पहले ही कही। बट ये चीज देखा गया कि बच्चा जो है उसकी बहुत अच्छे से देखभाल करी उन्होंने, क्रिश्चियन कपल ने। तो कोर्ट ने कहा कि देयर इज नो कॉज टू रिमूव द चाइल्ड फ्रॉम देयर चार्ज एंड कस्टडी। तो अब कोई मामला ऐसा बैठ ही नहीं रहा है। जब बच्चा खुश है, वो अथॉरिटीज ने चेक कर लिया कि यार कपल उनकी बहुत अच्छी देखभाल कर रहे हैं, तो ये कोई प्रोविजन बनता ही नहीं है कि उस बच्चे को उनसे वापस छीन लेना, है ना। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। अब देखिए, आप लो ह्यूमंस को देखो कि बच्चे तक को नहीं छोड़ा। जैसे वो बोलते हैं पीके मूवी में, कहीं से ठप्पा लगा के आए होगे, कौन से धर्म से बिलोंग कर रहे हो, राइट। तो अब वो देखिए इस प्रकार की चीज है। इस प्रकार से एक जैसे अनाथ बच्चा है, तो उसके अडॉप्शन के लिए भी हमें देखने को मिल रहा है कि ये चीज देखी जा रही है कि यार कौन अडॉप्ट कर रहा है, उसके धर्म को देखा जा रहा है। अब पता है ये सब चीजें जो हुई है ना, इसमें विश्वास खो गया है लोगों का, विश्वास खो गया है, इंसानियत से विश्वास चला गया। इंसान इंसान की तरह नहीं देखता, पहले धर्म पूछता भैया किस धर्म का है, फिर उसका अपना ओपिनियन बनाने लगता है। और ये चीज तो बहुत खराब है, बिना किसी को जाने पहले से ओपिनियन बना लो, राइट। अब आप उसके सरनेम से अगर उस ओपिनियन बना रहे हो तो दिस इज वेरी रॉन्ग, दिस इज वेरी रॉन्ग, राइट। चाहे वो अपर कास्ट के मामले में हो, लोअर कास्ट के मामले में हो, चाहे वो रिलीजन के मामले में हो, बहुत गलत चीज है ये सब। चलो एनीवेज, ऑल्सो नो लीगल इश्यूज कुड अराइज इन फ्यूचर, राइट। और कोई भी फ्यूचर में इस प्रकार के इशू अराइज जो है वो नहीं होंगे, सिंस द चाइल्ड हैज बीन अडॉप्टेड एज पर मतलब ये हिंदू एडॉप्शन सेरेमनी नोन एज दत्त होमन, दत्त होमम। तो इसको कहा जाता है क्योंकि दत्त होमम के तहत ही उनको अडॉप्ट किया गया था, यानी कि एक सेरेमनी के तहत बच्चे को अडॉप्ट किया था। इसलिए फ्यूचर में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि बच्चा जो है वो हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग जो है वो उसका एडॉप्शन हुआ, और उसका पालन पोषण भी वो करेंगे। बताया जा रहा है कि हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग, या फिर जब बच्चा बड़ा होता है तो उसके पास राइट होगा चूज करने का कि उसको किस चीज को चूज करना है। चलो एनीवेज, आगे की बात करते हैं कि लीगल फ्रेमवर्क क्या है इंडिया के अंदर बच्चों को अडॉप्ट करने से रिलेटेड। तो अडॉप्शन जो आता है गाइस, ये पर्सनल लॉ के तहत आता है। पॉइंट टू बी क्लियरली नोटेड कि अडॉप्शन पर्सनल लॉ के तहत हम लोग को देखने को मिलता है। पर्सनल लॉ, मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी, ज्यूज, ये पूरे लोग जो हैं ये गार्जियंस एंड वार्ड्स एक्ट 1890 के तहत गवर्न किए जाते हैं। ये फॉर्मल एडॉप्शन हम लोग को इस केस में इन धर्मों में नहीं देखने को मिलता, मुस्लिम, क्रिश्चियंस, पारसीज और जूस में, राइट, यहूदियों में। तो इन धर्मों में हम लोग को ये फॉर्मल एडॉप्शन जो है वो नहीं देखने को मिलता है। गार्जियंस और वार्ड एक्ट 1890 के तहत एडॉप्शन जो है वो इन धर्मों में किया जाता है। और अगर बात करें हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट और जैन की, राइट, तो ये लोग हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस, हामा एक्ट जो 1956 का है, उसको फॉलो करते हैं। और फिर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट भी हम लोग को देखने को मिलता है जो एडॉप्शन से डील करता है। इसमें एक कारा भी आती है, कारा के बारे में भी मैंने आप लोग को एक्सप्लेन किया हुआ है कि जो कि एडॉप्शन से रिलेटेड रजिस्ट्रेशन करवाने का काम करती है, देखरेख करने का काम करती है। ठीक है, तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक, और पेपर 2 से रिलेटेड सिर्फ इतने टॉपिक्स थे। इस टॉपिक में कोई इशू है तो पूछिएगा। सर जबरदस्ती का कानून है सर, हामा में भी तो अमेंडमेंट हो सकता है, लेकिन यहाँ नहीं ध्यान दिया जाएगा सर। ये थिंक लोगों में 7-8 में ज्यादा बढ़ गई है यार। ये बहुत ज्यादा, पता है, ये सब चीजें जो है ना, ये सब चीजें इंसानियत को वाकई में जो है वो खत्म करती जा रही, खत्म कर दी जा रही है इंसानियत को, लिटरली। ये एक तो जज करना, छोटी छोटी बातों में लोगों को जज कर लेना, ये घटिया चीज है यार। ये सब चीजें तो होनी बिल्कुल नहीं चाहिए, किसी भी इंसान में नहीं होनी चाहिए, ये सब घटिया चीज है, राइट। चलो एनीवेज, आगे की बात करते हैं। जैसे आप भी हो, आप भी अपने ऑफिस को संभालोगे, तो क्या आपका जो ऑफिस होगा वो लोगों की सेवा करने का होगा, वो किसी भी धर्म से बिलोंग करता हो, इसको क्या फर्क पड़ता है। तो ये सोच होनी चाहिए, बट स्टिल काफी सारे ऐसे युवाओं से मैं मिला हूं, उनके अंदर ये सोच नहीं है, बिल्कुल नहीं है उनके अंदर ये सोच। वो तो उल्टा और इस प्रकार की बातें करने लग उल्टी बातें करने लगते हैं। अब देखो गाइस, आपको मैं बता दूं कि आपको आपका ब्रेन वॉश कोई नहीं कर सकता अनटिल अनलेस आप ना चाहो। ये बात बहुत बड़ा फैक्ट है। आपका आपका अगर अपने माइंड के ऊपर कंट्रोल है तो कोई भी आपके माइंड के साथ खेल नहीं सकता। आप भी जाओगे, आप भी सर्विस में जाओगे, आप वेरियस मिशन आपको दिए जाएंगे,
राइट? ये तैयारी करो तो यार इस प्रकार की तैयारी करो, डेस्क में बैठने वाली तैयारी मत करो कि अरे यार हमें तो जाना है, बस हमें तो सिर्फ मतलब एक टैग मिल जाए और बस अपने ऑफिस में बैठे रहें। अपने जीवन में कुछ ऐसा कर दो कि हिस्ट्री में आपका नाम जो है वो मतलब लिखा जाए, राइट? हिस्ट्री में नाम छप जाए कि अरे यार ये था यार, इसने ऐसा मिशन किया था, बैंड बजा दी थी लोगों की, राइट? अपने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की स्टोरी सुनो, बेहतरीन है। अजीत डोभाल जी की स्टोरी सुनना, आप कभी फ्री टाइम मिले तो मजा आ जाएगा। क्या पर्सनालिटी है यार, क्या पर्सनालिटी, बैंड बजा दी। उस तरीके की पर्सनालिटी बनने पर काम करो। चलो आगे बात करते हैं एनआईए। देखो इस टॉपिक के अंदर एनआईए के बारे में उतना कुछ खास लिखा नहीं हुआ है। मैंने आप लोग को कल जो एक लिंक प्रोवाइड कराई थी जिसमें एनआईए के बारे में काफी डिटेल में चीजें मेंशन है, तो अभी नोट्स इससे देख लेना थोड़े बहुत, और बाकी वो वाले टॉपिक को होपफुली आपने फॉलो कर लिया होगा जो एप्लीकेशन में मैंने पिन किया था, है ना? तो एनआईए का ये टॉपिक था, तो ये कवर हो गया ऑलरेडी। आईटीबीपी फोर्स बहुत बेहतरीन चीज हुई है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के अंदर। तो इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस ने अभी एट प्रेजेंट पहली बार हमें देखने को मिला कि 2 महिला ऑफिसर को कॉम्बैट में रिसेंटली ऐड किया है, युद्धक अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है। ये प्राकृति जी हैं और दीक्षा जी हैं, राइट? तो ये 2 अधिकारी हम लोग को देखने को मिल रही हैं जो कॉम्बैट फोर्स में शामिल हुई हैं आईटीबीपी में, राइट? आईटीबीपी ने हालांकि 2016 से ही शुरू कर दिया था। हमें देखने को मिला था कि महिलाओं को कॉम्बैट फोर्स में रिक्रूट करना, राइट? और आईडीपीबी का एग्जाम भी जो होता है वो यूपीएससी ही कंडक्ट करती है, राइट? और इससे पहले कॉम्बैट फोर्स में यानी कि इस प्रकार के युद्ध करने के लिए जो फोर्स में महिला जो थी वो कॉन्स्टेबलरी रैंक की ही सिर्फ हम लोग को देखने को मिलती थी। अब ऑफिसर रैंक की महिला भी जो है वो हम लोग को देखने को मिल रही है, राइट? पहली बार 2 महिला जो है वो अभी रिक्रूट हुई, मतलब अंदर हुई है, शामिल हुई है, राइट? फोर्स में आई है, राइट? कमीशन हुई है। आईटीबीपीएफ जो है, आईटीबीपी फोर्स जो हम लोग को देखने को मिलती है, ये एक सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है, राइट? सीएपीएफ हम लोग को देखने को मिलती है, किसके अंडर आती है? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर ये हम लोग को देखने को मिलती है। और इंडिया की प्राइमरी बॉर्डर पेट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ये हम लोग को देखने को मिलती है, गश्त लगाने का काम करती है ये, राइट? देखने का, बॉर्डर को सिक्योर करने का काम करती है, राइट? कौन सी वाली बॉर्डर? तो इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस ये हम लोग को देखने को मिलती है। तो चाइना का जो तिब्बत ऑटोनोमस क्षेत्र है वहां पर ये फोर्स जो है वो तैनात रहती है। और इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स एक्ट 1992 से इसको पूरी शक्तियां मिलती है, और इसी से ही इसकी शुरुआत हुई थी, राइट? इस कानून से। ये वाली चीज आप लोग को थोड़ी सी बस ध्यान में रखनी है। अब आई डोंट थिंक इस टॉपिक में किसी को कोई कंफ्यूजन हुआ होगा। अब बात करेंगे हाइड्रोजन फ्यूल के बारे में, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इसको मेंस में जरूर लिखना है, हाइड्रोजन फ्यूल, राइट? और बहुत बेहतरीन चीज ये हुई है कि मिशन नेट जीरो कार्बन एमिशन रेलवे का जो मिशन हम लोग को देखने को मिलता है कि 2030 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन करना है रेलवे को, ये उनका टारगेट है। इसके तहत रेलवे, इंडियन रेलवे, हमारी रेलवे पूरी तरह से अब रेडी है, सेट टू रन ट्रेन ऑन हाइड्रोजन फ्यूल बेस्ड टेक्नोलॉजी। पूरी तरह से हम रेडी हैं कि अब हाइड्रोजन फ्यूल बेस्ड टेक्नोलॉजी पर हमारे इंजन जो है, हमारी ट्रेन जो है वो चलना शुरू हो जाएगी, राइट? अब हम लोग इसके लिए रेट्रोफिटिंग कर रहे हैं। रेट्रोफिटिंग यानी कि मतलब हम इंजन को चेंज नहीं करेंगे, हम उसमें कुछ एडिशनल फीचर डाल देंगे। जैसे गाड़ी में होता है ना, कार है, कार में किसको पता है कि गैस लग जाती है अलग से? गैस नहीं लग जाती, सिलेंडर अलग से लग जाता है, एलपीजी अलग से लग जाती है, वाली टेक्नोलॉजी इसमें शामिल कर लेते हैं। तो वो एक्स्ट्रा हम लोग को देखने को मिलता है, वो रेट्रोफिटिंग हम लोग को देखने को मिलती है। तो उसी टाइप की चीज कुछ ट्रेन्स में भी अडॉप्ट करने के ऊपर यहाँ पर हम लोग को देखने को मिल रहा है। अब हाइड्रोजन फ्यूल, हाइड्रोजन फ्यूल क्या है guys? पहली बात तो आपको ये ध्यान में रखना है कि हाइड्रोजन लाइटेस्ट और पहला एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में देखने को मिलता है। पीरियोडिक टेबल में पहला एलिमेंट हाइड्रोजन आता है और सबसे लाइटेस्ट है ये, राइट? वेट जो होता है हाइड्रोजन का वो हवा के वेट से भी कम होता है, इसलिए हाइड्रोजन ऊपर ऊपर आपको देखने को मिलेगा, एटमॉस्फेयर में ऊपर की तरफ ये चला जाता है। और बहुत ही रेयरली ये अपने प्योर फॉर्म में यानी कि H2 वाले फॉर्म में बहुत ही रेयरली जो है ये पाया जाता है, बहुत रेयरली, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी किसी भी दूसरे जो एलिमेंट्स हैं उनके साथ अटैच हो जाता है, राइट? और स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर में हाइड्रोजन जो होता है वो नॉन टॉक्सिक होता है, जहरीला नहीं होता। नॉन मेटेलिक हम लोग को देखने को मिलता है, इसका कोई भी इसकी वो नहीं होती, स्मेल नहीं होती, ऑर्डरलेस होता है, टेस्टलेस होता है, कोई इसका टेस्ट नहीं होता, कलरलेस होता है, कोई भी कलर इसका नहीं होता। हाईली कंबस्टिबल डाई एटॉमिक गैस है ये, बहुत तेजी से आग लग जाती है, यानी कि कंबस्टिबल है, आग लग जाती है इसके कॉन्टेक्ट में, राइट? इस गैस में। और हाइड्रोजन फ्यूल जो है वो जीरो एमिशन फ्यूल है। अगर इसे ऑक्सीजन के साथ जलाया जाए तो हाइड्रोजन को जीरो एमिशन, कोई भी किसी भी प्रकार का एमिशन नहीं करेगा ये, मतलब कि मतलब आप ये कह सकते हो 100% ग्रीन हम लोग को ये टेक्नोलॉजी देखने को मिल रही है। अगर हाइड्रोजन से चलने वाली जो गाड़ियां अगर निकले तो 100% ग्रीन टेक्नोलॉजी के तौर पर हमें देखने को मिली। देखिए आप बात को ध्यान समझिएगा,
आप मुझे बताइए, इलेक्ट्रिसिटी क्या 100% ग्रीन टेक्नोलॉजी है? बताइए मुझे, कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना। आज की रेट के हिसाब से, आज की रेट के हिसाब से नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, आज की रेट में भी जो इलेक्ट्रिसिटी का जो प्रोडक्शन हो रहा है, उसके पीछे कोल, बिल्कुल सही जवाब दिया राजवीर जी ने, कोयला। उसके पीछे शिवानी जी ने भी कोयला, बिल्कुल सही जवाब दिया। उसके पीछे कोयला जलाया जाता है, कोल। कोल जब आप जलाते हो तब हम लोग को देखने को मिलता है, बिल्कुल सही, सभी लोग बिल्कुल सही लिख रहे हैं। प्रीति जी, शुभी जी, बिल्कुल सही लिखा आपने, वेरी गुड। कोयले जब जलाते हो तब जाकर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। आज की रेट में हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, उसके पीछे कोयला जला है, तब जाकर ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। कोयले से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं एनवायरमेंट डैमेज हो ही रहा है, राइट। बट वहीं अगर मैं बोलूं कि किसी इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर किया है सोलर पावर के थ्रू, तो वो आपको 100% देखने को मिलेगी। बट आज की रेट में अगर बोलें कि इलेक्ट्रिक व्हीकल 100% इस टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है, तो नहीं, आज की रेट में नहीं कह सकते। होप कि अगले 20 साल बाद शायद ऐसा कहना शुरू कर दें हम लोग, तो ज्यादा बेटर रहेगा, है ना। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है, राइट। और इसके अलावा जीरो एमिशन फ्यूल को अगर आप ऑक्सीजन के साथ जलाएंगे, राइट, तब हमें देखने को मिलेगा ये किसी भी प्रकार का, मतलब हाइड्रोजन का ऑक्सीजन के साथ जलाएंगे, मतलब कंबस्ट इसका ऑक्सीजन के साथ होगा, तो कोई भी एनवायरमेंट डैमेज नहीं होगा। इसका उपयोग फ्यूल सेल में किया जा सकता है, या फिर इंटरनल कंबशन इंजन में किया जा सकता है। इवन स्पेस क्राफ्ट प्रपल्जन के लिए भी इसका एज अ फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल होता है। जो रॉकेट्स वगैरह होते हैं ना, ऊपर जब जाते हैं, राइट, तो उनको फोर्स की आवश्यकता होती है, प्रपल्जन की आवश्यकता होती है, तो उसमें भी ये इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब हाइड्रोजन जो है गाइस, ये काफी ज्यादा हम लोग को देखने को मिलता है पूरे यूनिवर्स में। सन हुआ, सूर्य हुआ, दूसरे स्टार्स हुए, ये मेनली हाइड्रोजन से ही बने हैं, राइट। इसमें मेनली तौर पर हम लोग को हाइड्रोजन ही देखने को मिलता है। इवन एस्ट्रोनॉमर्स जो है, उन्होंने एस्टिमेट लगाया है कि 90% जो एटम्स पूरे यूनिवर्स में जो है वो हाइड्रोजन एटम है। तो सोचिए कितने ज्यादा मात्रा में हाइड्रोजन आपको दिखाई देता है। और हाइड्रोजन जो है गाइस, ये एक ऐसा कंपोनेंट है जो कि दूसरे, मतलब और दूसरे कंपाउंड के साथ जो है वो हम लोग को देखने को मिलता है, मतलब कि चेन बनाता है। आपने हमेशा देखा होगा हाइड्रोजन को इस प्रकार की चेन जो है वो बनाते हुए, जैसे कि H2O की चेन जो है वो काफी कॉमन हम लोग को देखने को मिलती है। पढ़ा ना, पढ़ा कि नहीं पढ़ा केमिस्ट्री के अंदर? ये वाली चीजें आपने पढ़ी होगी केमिस्ट्री के अंदर, राइट। और वाटर जो है वो मोस्ट एबंडेंट फॉर्म में हम लोग को देखने को मिलता है, वाटर के अंदर हाइड्रोजन, क्योंकि दो इसमें होता है ना, H2 हम लोग को देखने को मिल रहा है। और मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, यानी कि आपको ऐसे सिंगल हाइड्रोजन कहीं पर भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये अटैच ही मिलता है, ये इसको फ्रेंडली है, ये इसको दोस्त बनाना बहुत पसंद है, राइट। तो किसी न किसी दोस्त के साथ ही पकड़ा जाएगा, ये अकेला नहीं पकड़ाएगा, राइट। कोई भी गलत काम कर रहा है, सिगरेट वगैरह पी रहा है, तो दोस्त के साथ ही पिएगा, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। और मोस्ट हाइड्रोजन, ज्यादातर हाइड्रोजन जो धरती पर हम लोग को देखने को मिलते हैं, तो वो इसका जो बेस्ट फ्रेंड है वो कौन है? ऑक्सीजन है, राइट। तो ऑक्सीजन इसका बेस्ट फ्रेंड हम लोग को देखने को मिलता है। और इवन जैसे कि चाहे वो जिंदा बॉडी हो या फिर डेड बॉडी हो, तो उसमें भी कार्बन के साथ ये अटैच होकर मिल जाता है, कभी कभी हम लोग को देखने को मिलता है। और फिर जब आप इसको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, मतलब जैसे कि अगर आप हाइड्रोजन को अगर ऑक्सीजन के साथ रखकर जलाने की कोशिश करोगे, यानी कि फ्यूल बनाने की कोशिश करोगे, तो उसके बाय प्रोडक्ट के तौर पर सिर्फ आपको पानी ही मिलेगा, वाटर ही मिलेगा, राइट। तो ये वाली चीज है। इसको आप स्टोर करके भी रख सकते हो, या तो फिर गैस के फॉर्म में या फिर लिक्विड के फॉर्म में आप इसको स्टोर करके रख सकते हो। और हाइड्रोजन का स्टोरेज जो है एज अ गैस के तौर पर, तो ये हाई प्रेशर टैंक में रखा जाता है, यानी कि हाई प्रेशर टैंक पे आप इसको गैस के फॉर्मेट पे रख सकते हो। बट अगर आपको इसको लिक्विड फॉर्मेट में रखना है, तो आपको क्रायोजेनिक टेम्परेचर में रखना पड़ेगा, यानी कि बहुत ही कोल्ड टेम्परेचर पर आपको इसको रखना पड़ेगा, क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है हाइड्रोजन का, वो -252.8 डिग्री सेल्सियस। याद रख लेना, क्योंकि ऐसी चीज अक्सर आ जाती है, स्पेशली। अच्छा, इसको मैं इसको सही कर दूंगा, -252.8 डिग्री सेल्सियस। इसको मैं, एक मिनट रुकिए, मैं अभी करेक्ट कर ही लेता हूँ। 252.8 डिग्री सेल्सियस पे ये हम लोग को देखने को मिलता है। एक मिनट रुकिएगा, ठीक है। अभी कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो आप लोग इस टॉपिक से रिलेटेड, क्योंकि ऑलमोस्ट ये टॉपिक खत्म ही हो गया है, ज्यादा कुछ बचा नहीं है, राइट। कि जैसे कि थोड़ा खर्चीला है, इस प्रकार की टेक्नोलॉजी जो होती है वो थोड़ी सी खर्चीली हम लोग को देखने को मिलती है, राइट। क्योंकि अभी 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 नई नई टेक्नोलॉजी है ना, अभी अभी ये टेक्नोलॉजी जो है वो अभी अभी उत्पन्न हुई है, अभी भी बनी है, तो मतलब कॉस्टली होती है ये। तो 252.8 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये चीज आप थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा कि ये 252.8 डिग्री सेल्सियस -252.8 डिग्री सेल्सियस पर इसका बॉइलिंग पॉइंट हम लोग को देखने को मिलता है। तो इसके लिए से क्रायोजेनिक टेम्परेचर पर रखने की आवश्यकता होती है। और हाइड्रोजन जो है गाइस, इसको स्टोर किया जा सकता है। देखो, ये दो टर्म्स याद रखो, एड्सॉर्प्शन और एब्सॉर्प्शन। तो इसमें एड्सॉर्प्शन की अगर मैं बात करूं, जैसे कि ये एक सॉलिड मटेरियल है, ठीक है, इसके ऊपर आकर पूरी चीज जो चिपक जाएगी, इसके अंदर नहीं जाएगी, तो दिस इज कॉल्ड एड्सॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन ये हम लोग को देखने को मिलता है। और एब्जॉर्प्शन नाम से जब मैंने एब्जॉर्ब कर लिया, इसके अंदर चला गया ये, राइट, मॉलिक्यूल इसके अंदर चला गया।
तो हाइड्रोजन जो है उसको आप इस प्रकार से सॉलिड के सरफेस के ऊपर भी एड्सॉर्प्शन के तौर पर भी रख सकते हो और सॉलिड के अंदर भी एब्जॉर्प्शन के तौर पर भी। तो इस प्रकार की कई बार गाइस क्वेश्चन आ जाते हैं कि बताओ एड्सॉर्प्शन क्या है या एब्जॉर्प्शन क्या है, तो आपको इस चीज को समझने की आवश्यकता है। जापान के अंदर हाइड्रोजन कार है ना, और इस पर मैंने एक टॉपिक भी पहले बनाया था कि जब जापान ने हाइड्रोजन कार को लॉन्च किया था, तो ये चीजें, तो हाइड्रोजन की टेक्नोलॉजी आज की डेट में काफी तेजी से बढ़ रही है। और ग्रीन हाउस गैसेस जो है उसको रिड्यूस करने पर भी क्लीन हाइड्रोजन इंडस्ट्री का काफी पोटेंशियल हम लोग को देखने को मिलता है, क्योंकि इसके बाय प्रोडक्ट के तौर पर सिर्फ और सिर्फ पानी ही मिलता है, और इसका मतलब ये पूरी तरह से क्लीन 100% क्लीन फ्यूल के तौर पर ही हम लोग को नजर आती है, राइट। और हाइड्रोजन जो है इसको कंसिडर किया जा सकता है एक ऑल्टरनेटिव फ्यूल के तौर पर। इसके पास फ्यूल सेल को पावर करने की एबिलिटी हम लोग को देखने को मिलती है, राइट। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में इसका आप उपयोग कर सकते हैं, राइट। और फ्यूल सेल जो है उसमें अगर आप इलेक्ट्रिक मोटर को लगा दें, राइट, तो इस 2 to 3 times मोर एफिशिएंट देन इंटरनल कंबशन इंजन रनिंग ऑन गैसोलीन। तो जो गैसोलीन पर, जो पेट्रोल डीजल पर जो इंजन चलते हैं, उससे 2 से 3 गुना ज्यादा और एफिशिएंट तौर पर ये वाले इंजन, ये वाले मोटर हम लोग को देखने को मिलेंगे कि एफिशिएंट तौर पर चलेंगे। और हाइड्रोजन जो है वो इंटरनल कंबशन इंजन में भी काम कर सकता है उनको फ्यूल अप करने के लिए, राइट। और एनर्जी, जैसे कि अगर हम बात करें 1 किलोग्राम हाइड्रोजन को अगर आप डालते हो, 1 किलोग्राम हाइड्रोजन को डलवाते हो अपनी गाड़ी में, तो वो बिल्कुल सेम उतना ही इफेक्ट देगी जितना कि आप लगभग 3 किलोग्राम पेट्रोल गैसोलीन को डलवाते हो। बात समझ रहे हो आप कि 3 किलोग्राम गैसोलीन के बराबर, मतलब 1 किलोग्राम हाइड्रोजन में काम हो जाएगा। तो हाइड्रोजन इस मामले में भी और बेहतर है और बेस्ट है, और आप ये चीज कह सकते हो एफिशिएंसी के मामले में भी। तो एफर्ट्स क्या क्या हम लोग को इसके पीछे देखने को मिल रहा है, तो फाइनेंस मिनिस्टर ने यूनियन बजट 2020 और 21 में अनाउंस किया था नेशनल हाइड्रोजन मिशन। तो इस टॉपिक को भी मैं आपको करवा चुका हूं, थोड़ी देर बाद मैं इस टॉपिक की लिंक आपको भी पिन कर दूंगा आपके इसमें ऐप में, तो आप ये वाला टॉपिक भी एक बार और फिर से कवर कर लीजिएगा, नेशनल हाइड्रोजन मिशन। तो इसका मेन एम ये है कि हाइड्रोजन को जनरेट करना ग्रीन पावर रिसोर्सेज से, राइट। तो ये चीज इसकी इस मेन एम के अंदर हमें देखने को लिए, तो हाइड्रोजन को लेकर ऑलरेडी हमारा एक मिशन भी है। और मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने डिस्क्लोज किया है एक ड्राफ्ट रेगुलेशन एनएचएम को लेकर, नेशनल हाइड्रोजन मिशन को लेकर, और बताया जा रहा है कि इस मंथ के एंड में इसको फाइनलाइज जो है वो कर लिया जाएगा, फिर यूनियन कैबिनेट के अप्रूवल के लिए इसको भेज दिया जाएगा। और इंडिया के अंदर सबसे बड़ा चैलेंज जो है हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी को लेकर, सबसे बड़ा चैलेंज तो एक तो पैसा ही है यार। इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी ऑफ एक्सट्रैक्टिंग ग्रीन एंड ब्लू हाइड्रोजन, ग्रीन और ब्लू हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए उतना हमारे पास वो नहीं है, मतलब टेक्नोलॉजी नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल। और अगर हम टेक्नोलॉजी भी लेकर आए तो वो काफी महंगी पड़ जाती है, एक्सपेंसिव हम लोग को देखने को मिलती है। तो कॉस्ट कॉस्ट जो है वो हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज हम लोग को देखने को मिलता है। इवन इसका जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो भी काफी बड़ा है। इवन अगर इंडस्ट्रीज में अगर इसका उपयोग किया जाए, जैसे कि हम लोग इंडस्ट्रीज को बोले कि आप हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी का उपयोग करें, तो वो भी पीछे हटेंगे क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट उनको करना पड़ेगा, राइट। तो ये सब चीजें भी हम लोग को देखने को मिल रही है। तो ये इन्वेस्टमेंट हमारे लिए, फाइनेंस जो है वो सबसे बड़ा चैलेंज देखने को मिल रहा है। इसके अलावा और कोई चैलेंज नहीं है ऐसे, बाकी ये टेक्नोलॉजी काफी अच्छी है। और इसी के साथ आज का सेशन जो होता है वो फिनिश होता है। तो होपफुली आपको पूरी चीज अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी। किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो पूछ लो। वैसे सर एक बात तो है, आपके साथ तैयारी करने से सिर्फ अच्छी तैयारी नहीं बल्कि एक बेहतर इंसान बनने की भी तैयारी हो जाती है। अरे थैंक यू यार अभिषेक जी, थैंक यू सो मच। और मैं यार, मैं तैयारी करवाता ही नहीं हूँ पहली बात तो, क्योंकि यार पढ़ तो कोई भी लेगा। पढ़ इस एग्जाम में मेन चीज बताऊं क्या है, इस एग्जाम को निकालने के लिए आपको बिल्कुल कंटिन्यूटी आपकी बेहतर तरीके से एक्टिवेटेड रहनी चाहिए, और आपका माइंड इस प्रकार का होना चाहिए कि जो कि एक एज यूपीएससी डिमांड कर रही है। क्योंकि आप जाओगे कहीं पर भी, पढ़ा तो कोई भी देगा, पढ़ तो कोई भी लेगा, बुक सबके पास अवेलेबल है, राइट। बट द थिंग इज, इस एग्जाम को निकालने के लिए द मेन थिंग कि जो डिमांड है इस एग्जाम की वो चाहिए, और मैं कोशिश करता हूँ उस डिमांड को फुलफिल करने की, क्योंकि यार पूरी चीज लिखी हुई है यार, पढ़ने को तो कोई भी पढ़ सकता है, हर हर जगह चीज अवेलेबल। ठीक है, चलो फिर अपन मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास में। और आज 10 बजे से लेकर 1 बजे तक आपका रिवीजन सेशन जो है, और जो भी स्टूडेंट, जैसे कि अभी यूट्यूब पर थोड़ी देर बाद जो भी स्टूडेंट देखेंगे, और जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक मुझे रिक्वेस्ट नहीं भेजी है, कहाँ पर इस पे टीचमेंट पर आप लोग अपनी लिंक ईमेल खोलिए और लिंक के थ्रू मुझे रिक्वेस्ट भेजिए, तो जल्दी मैं अप्रूव कर दूं 10 बजे से पहले, क्योंकि क्लास के दौरान फिर वो अप्रूवल हो नहीं पाएगा। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, जय हिंद।